स्टार्ट होने से प्लीज मुझे एक बार कंफर्म करो। हो गया सर। गुड इवनिंग आयन। आयन गुड इवनिंग। आवाज आसছে सबको? सबको मेरा आवाज आ रहा है सब? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा तो चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का कंपनी लॉ या फिर कॉरपोरेट लॉ, जो भी नाम से बोलो मतलब वही होता है। अच्छा तो सर आज का कॉरपोरेट लॉ या कंपनीज एक्ट 2013 आज हम सबको क्या सिखाने वाला है सर? हम सबको क्या सिखाने वाला है? लॉ हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं सर। मार्केट में ऑलवेज कुछ ना कुछ अपडेशंस होता रहता है एंड इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, बिजनेस एंड एवरीथिंग। ओके सर, तो आज हम लोग कॉर्पोरेट लॉ के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअली ये जो टॉपिक है, मैं आपको पहले तो कॉर्पोरेट लॉ का सेक्शन पहले बता दूं। ये टॉपिक कॉर्पोरेट लॉ में किस सेक्शन को कवर कर रहा है? सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। सेक्शन पे ही पूरा खेल डिपेंड करता है। चैप्टर का नाम आपको कभी कभी थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन सेक्शन थोड़ी बदल जाएगा। क्योंकि सेक्शन इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि सेक्शन रेडी करते हैं कौन? सेक्शन रेडी करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। अब अलग अलग इंस्टीट्यूट या अलग अलग क्या बोलते हैं सर, कॉलेजेस थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में पढ़ाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका लॉ चेंज हो जाएगा, ठीक है। लॉ इज ऑल अबाउट सेक्शंस एंड एवरीथिंग, माने कौन से सेक्शंस में क्या बोला हुआ है। तो आज हम लोग ना डीमैट के बारे में जानेंगे सर। डीमैट, हाँ सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना डीमैट। डीमैट अकाउंट के बारे में बच्चा बच्चा आजकल इंटरेस्टेड है सर। बच्चा बच्चा मतलब देश के कोने कोने में छान मारो, बच्चा बच्चा इंटरेस्टेड है शेयर मार्केट। डीमैट अकाउंट इज ऑल कनेक्टेड विथ शेयर मार्केट। लेकिन सर ये सारा खेल तो कंपनी का है। शेयर मार्केट में क्यों आना है? क्योंकि कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो कंपनीज लॉ के हिसाब से होगा ना। ये जो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, इसमें सिर्फ शेयर ही नहीं आता, ये पूरा सिक्योरिटी मार्केट है। हेलो, शेयर कैपिटल तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, साथ में डिवेंचर्स भी हैं। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को डिवेंचर बॉन्ड के बीच में डिफरेंसेस, प्रेफरेंस शेयर्स के और इक्विटी शेयर्स के बीच में डिफरेंसेस, हर तरह का बात बेसिक लेवल में डिस्कस किया। फिर जाके मैंने आपको सेक्शन वाइज डिस्कशन चालू किया। तो ऑलरेडी मैं बताता हूँ आपको, ये जो टॉपिक है ये सेक्शन 43 से लेके 72 का एरिया कवर करता है इन दी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। और इसमें सेक्शन 43 से 72 का जो एरिया है ये बेसिकली डिस्कस करता है शेयर कैपिटल के बारे में, डिवेंचर्स के बारे में, कितना तरह का शेयर कैपिटल है, शेयर और स्टॉक के बीच में डिफरेंस क्या है, शेयर मार्केट में कितना तरह का मतलब शेयर्स मिलता है। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल दो तरह का होता है। लास्ट दिन बड़ा गजब का डिस्कशन रहा था सर, है ना। वो एक था टाटा मोटर्स में, एक कुछ इरिगेशन कंपनी का भी एक मैंने बताया था आप लोगों को कि उसमें आपने देखा था कि किस तरह से एक ही कंपनी का टू टाइप्स ऑफ शेयर हो गया। माने इक्विटी शेयर के अंदर भी डिफरेंसेस हैं वोटिंग राइट्स के बेसिस में, है ना। डीबीआर वाला शेयर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ ऑल्सो। एग्जाम के लिए तो है ही, बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर रियल लाइफ, ठीक है। मतलब हर चीज को कनेक्ट करो सर, बार बार बोलता हूँ, हर चीज को कनेक्ट करो, नहीं तो सर भूल जाओगे। कनेक्ट करोगे तो याद रहेगा। आज भी कोशिश करूंगा सर जो भी पढ़ेंगे उसको रियल लाइफ में कनेक्ट करने का, ताकि लॉ का रियल यूज आपको पता चले कि ये सब पढ़ने के पीछे क्या मकसद है ना। मकसद होना चाहिए ना सर, मकसद होना चाहिए। अच्छा, लास्ट दिन सेक्शन 46 भी हुआ था जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स के बारे में कॉर्पोरेट लॉ क्या कहते हैं ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। उस रिगार्डिंग पनिशमेंट के ऊपर लास्ट लास्ट क्लास में मैंने जहां पर आके थोड़ा सा रुक गया था, वो पॉइंट था डीमैट अकाउंट, है ना। डीमटेरियलाइजेशन, क्या पॉइंट था? डीमटेरियलाइजेशन। इन शॉर्ट दिस इज आल्सो नोन एज डीमैट ऑफ सिक्योरिटीज। डीमैट ऑफ सिक्योरिटीज। ऐसे तो जो लोग शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हो, ऐसे आप लोगों का किसी का डीमैट अकाउंट है सर?
एनीवन है? बोल सकते हो, मैं थोड़ी ना आपके डीमैट से कुछ निकाल लूंगा। किसी का डीमैट अकाउंट है आप लोगों में से? आयन का, सैनन का, दीपायन, कोनिका, नील, शालिनी, शवनिता, एनीवन हैव डीमैट अकाउंट सर? आई नो। हाँ बोलो सर। आयन के पास डीमैट है, आयन का डीमैट अकाउंट है, वेरी गुड आयन। और किसी का है डीमैट अकाउंट? कोई बात नहीं सर, अगर है नहीं तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। सर कब जरूरत पड़ता है डीमैट अकाउंट का? सबसे बड़ा सवाल। आयन आप लोग की तरह ही एक स्टूडेंट है ना, उसके पास है, तो इसका मतलब स्टूडेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट इज दैट इन्वेस्टर करता है। कौन डीमैट अकाउंट बनाता है? इन्वेस्टर। सवाल ये उठता है सर, ये डीमैट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? इस डीमैट अकाउंट को बनाने के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट लॉ क्या बताना चाहता है? एक्चुअली ये जो डीमैट अकाउंट है, जो लोग शेयर मार्केट पढ़ाई करते हैं सर, या एनआईसीएम का पढ़ाई करते हैं, वो सबका है सर। वो सब डीमैट अकाउंट बना के ही पढ़ने आता है। पहले डीमैट बना लेते हैं फिर पढ़ने आता है। अच्छा, बहुत सारे तो ऐसे भी हैं, थोड़ा लॉस वगैरह खा जाएगा फिर मन को लगेगा कि चलो सर पढ़ाई करते हैं थोड़ा सा। अच्छा तो डिमेट्रियलाइजेशन इन शॉर्ट डीमैट, डिमेट्रियलाइजेशन को इन शॉर्ट में डीमैट कहा जाता है। तो आफ्टर द डिपोजिटरी स्टार्टेड फंक्शनिंग इन इंडिया, द लिस्टेड शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, लिस्टेड माने एक्सचेंज में लिस्टेड, कौन सा एक्सचेंज? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ लिस्टेड होता है। एक्सचेंज में लिस्टेड करना पड़ता है। इंडिया में दो मेन एक्सचेंज है सर, ऐसे तो टोटल 7 एक्सचेंज है। 7 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में एक्चुअली फंक्शन करता है, यस सर। लेकिन उसके अंदर सारे के सारे इक्विटी में डील नहीं करता। पॉपुलरली बीएसई, एनएसई और भी कुछ है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव है बट ट्रेड नहीं होता। बाकी कुछ कॉमोडिटी के लिए है, करेंसी के लिए है, ये सब आप लोगों को जैसे मौका मिलेगा मैं बताऊंगा, या शेयर मार्केट क्लास वगैरह में होता है। जो लोग सिक्योरिटी लॉ का पढ़ाई करते हैं ना, सीएसईएम में फाइनल में पढ़ते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं, वहां पर भी पता चल जाता है। तो मेन पॉइंट इज दैट कि एक्सचेंज जो होता है ना सर, बीएसई एज वेल एज एनएसई, दोनों ही इंडिया का दो एक्सचेंज है। एक्सचेंज क्या करता है सर? एक्सचेंज का बेसिक काम है ब्रोकर के थ्रू से मार्केट में इन्वेस्टर को सर्विस प्रोवाइड करना। जो कोई भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वो थ्रू ब्रोकर, ब्रोकर माने स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकर, जो भी बोलो, नॉर्मली स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से पब्लिक या इन्वेस्टर, इन्वेस्टर स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से एक्सचेंज के अंदर जाते हैं। ऐसे ये सब सारा खेल ऑनलाइन होता है। एक्सचेंज में जाते हैं और शेयर परचेस करते हैं। एक्सचेंज के पास कौन होते हैं? जो भी लिस्टेड कंपनी से, सारे के सारे कंपनी लिस्टेड होते हैं इनके पास। कंपनी इस पे लिस्टेड हो जाते हैं। कोई भी आज के डेट में बीएसई में ऑलमोस्ट 5,000 कंपनी लिस्टेड है। एनएसई में ऑलमोस्ट 2 से 2,500 कंपनी, 2000 अप्रॉक्स मान के चलो, थोड़ा ज्यादा है, 2000 कंपनी कुल मिला के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है 7,000 के ऊपर कंपनी। लेकिन डीमैट अकाउंट के बारे में तो लॉ और डिटेल्स में बोलता है कि जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज है, पब्लिक कंपनी है पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उनके लिए भी डीमैट अकाउंट मैंडेटरी हो गया। माने अगर किसी को भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, प्राइवेट कंपनी छोड़ के, एक तरह से उसको डीमैट अकाउंट के थ्रू से ही मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। माने इन्वेस्ट जो भी करेगा उसके डीमैट अकाउंट में आके सारा डिटेल्स क्या होगा, सारा डिटेल्स आ जाएगा। अब मैं थोड़ा ना आपको लीगल बातों से हटके, लीगल बातों से हटके, ये जो रूल्स है या जो भी है, यहाँ से मैं थोड़ा हटता हूँ। मैंने थोड़ा सा मैं इसको स्किप करता हूँ कुछ मिनट के लिए। स्किप माने अभी आऊंगा फिर आऊंगा, ठीक है, टेम्पोररी स्किप कर रहा हूँ। क्योंकि ना एक बार ना डीमैट का एक बेसिक आइडिया सबको होना चाहिए। हर किसी को, इंडिया के हर बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। आप लोग खुद जानो, दूसरे को भी बताओ। सर कोई मार्केटिंग चल रहा है, एमओए कर रहे हैं क्या हम लोग? हाँ, ये सबको बताएंगे? नहीं सर, बताओ ना क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को सिखाओ, जानो। आप लोग बड़े हो रहे हो, आप लोग जान रहे हो, दूसरे को भी बताओ, जनाओ लोगों को कि क्या होता है मार्केट में। तो मैं आपको थोड़ा डीमैट अकाउंट के बारे में बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट बेसिक लेवल में क्या है, फिर इसका लीगल पार्ट, ठीक है, जो लॉ कहते हैं वो भी बताता हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक एनएसडीएल, सीडीएसएल, इसको बोलते हैं डिपोजिटरीज। मैं बताऊंगा ये क्या करता है। और सबसे बड़ा बात द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि ये जो डीमैट अकाउंट का जो डिपोजिटरीज है और डीमैट अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा इंडिया में
ये पूरे देश का डेवलपमेंट के ऊपर क्या काम कर रहा है। सर कौन सा डेवलपमेंट? सर ये आपका इकोनॉमी डेवलपमेंट, कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट। आज अगर इंडिया में पैसा है ना, तो उसके पीछे ये सब ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया में पैसा आ रहा है ना फॉरेन मार्केट से, इंडियन लोगों का पैसा आ रहा है, लोग जानकार बन रहे हैं सर, लोग जागरूक हो रहे हैं। 140 करोड़ का देश है सर, इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर हम लोग तो रास्ते में आ जाएंगे। बहुत बड़ा फैमिली है, 140 करोड़ फैमिली मेंबर को संभालना अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो तो पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी मार्केट डेवलप नहीं होगा, कंपनीज एक्ट डेवलप नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये सभी चीजें कनेक्टेड है। अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाएगा, स्कैम हो जाएगा। ऐसे ही लोग हैं ना सर, करप्शन करने के लिए एक दो ही काफी है। 140 करोड़ का नाम बदनाम करने के लिए दो चार लोग काफी होते हैं सर, समझ रहे हो। इसीलिए प्रॉपर लॉ के थ्रू से, प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर के बेसिस में मार्केट को ऑपरेट करना चाहिए। उसमें भी लूपहोल्स होते हैं, उसमें भी लूपहोल्स होते हैं, उसका भी फायदा उठाते हैं बहुत सारे लोग, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग जो आगे जाके एक एक पद संभालते हैं। कोई चेयरमैन बनते हैं तो कोई सीईओ बनता है। बट होता है ना सर मन का करप्शंस, करप्शंस बहुत भयंकर बदबू है, अंदर घुस जाए ना खोखला कर देता है, उई पोका की तरह। उई समझते हो, एक पोका होता है जो लकड़ी वगैरह खा जाता है, घर को खराब करता है, उसको उई पोका बोलते हैं हम लोग नॉर्मली। ठीक है, उसके लिए वो क्या बोलते हैं, ऑफिस वगैरह में पेस्टिसाइड्स देना पड़ता है, पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं। तो लॉ इज काइंड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, ताकि करप्शन कम हो, हर चीज को सिस्टमेटिक वे में कंट्रोल कर पाए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो पहले मैं बेसिक लेवल में आपको डीमैट का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आपको एनएसडीएल सीडीएसएल के बारे में भी बताता हूँ, जिनको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। इनका भी वर्क फंक्शंस मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा जैसे जैसे मौका आएगा। ठीक है, चलो। और फिर वोटिंग राइट्स में बात करेंगे। वोटिंग राइट्स, ठीक है, वोटिंग राइट्स में ऐसे बात हुआ था क्या? स्क्रीन शेयर नहीं है ना सर। ओ, आप लोग इतना देर से क्यों नहीं बोला? आप लोग बिना, तो मेरा पेन कहाँ हिल रहा है, तो आप लोग दिखना चाहिए ना। अब है स्क्रीन शेयर? ठीक है सॉरी सर, थैंक यू। बोलना चाहिए, आप लोग इतना देर से चुप क्यों हो? सर आप बोल रहे हैं इसलिए बीच में नहीं बोलेंगे, इसलिए बोल देना सर, स्क्रीन शेयर नहीं होता है तो मुश्किल हो जाएगा बाद में। अच्छा, तो डीमैट के बारे में बात करते हैं सर, ठीक है। तो रूल 9A वगैरह सब बताएंगे, ठीक है। सारे सारे के सारे मैटर सेक्शन वाइज बात कर लेंगे आपसे। जरूरत है, आप लोग एग्जाम के लिए सेक्शन का जानना बहुत जरूरत है सर, ठीक है। लेकिन पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद वोटिंग राइट्स में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वोटिंग राइट्स सेक्शन 47, सेक्शन 48, ठीक है। वोटिंग राइट्स एंड वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, ठीक है। सब सारा बात समझ में आएगा। पहले डीमैट बताते हैं, चलो। तो मैंने ना डीमैट के लिए एक सिंप्लीफाइड नोट थोड़ा सा जनरेट किया, तो आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लो। अच्छा, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं आप लोगों को। सर डीमैट के थ्रू से मुझे पता चला, एक्चुअली ये बीएसई की वेबसाइट से ये डेटा मिला है सर, सबको दिख रहा है? दिख रहा है सर? Which state boasts the highest population investing in the stock market and state-wise registered investors according to BSE? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सब थोड़ा सा आउट नॉलेज है। बट क्या है ना सर, आउट नॉलेज का कमी कमी से क्या होता है, बुकिश नॉलेज भी समझ में नहीं आता। इसीलिए मुझे बीच बीच में थोड़ा आउट नॉलेज भी देना पड़ता है। इंडिया का हालत देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यूज देखो सर, फिर बाद में ना बोलना बंगाल में जॉब क्यों नहीं है, हाँ ईस्टर्न इंडिया में जॉब क्यों नहीं है। हाँ, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में पैसा बनाने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, इसलिए ईस्टर्न इंडिया से लोग भागा भागा सब इधर जाते हैं। किधर जा रहे हैं देखो, टोटल जितना डीमैट होल्डर है उसी से पता चलता है कितना रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स है। डीमैट होल्डर से ही पता चल जाएगा ना, और क्या चाहिए आपको। एक्सचेंज का बात अभी कर रहे थे। हाँ सर, आपको डीमैट होल्डिंग से ही तो पता लग जाएगा कि कितना लोगों का डीमैट होल्डिंग है, उसी से पता लग जाएगा कि इंडिया में कितना इन्वेस्टर्स है रजिस्टर्ड। ये 2021 का डेटा है। अब आपको मैं और एक डेटा भी दिखाऊंगा।
ओहो सॉरी, ये वाला, ये डेटा 2023 का है। 2 साल में क्या हुआ है देखो। पहले 2021 का देख लो एक सेकंड में लिए। सबसे ज्यादा मार्केट में है सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1.49 करोड़ 2021 में था। गुजरात में 85.9 लाख, 86 लाख था। वेस्ट बंगाल 40 लाख था। यूपी 52 लाख था। बाकी इधर कर्नाटका 42 लाख, आपका तमिलनाडु 42 लाख, फिर आपका तेलंगाना 20 लाख, मध्य प्रदेश 25 लाख, राजस्थान 34, दिल्ली 37 लाख। छोटा सा एरिया है सर दिल्ली, ठीक है। वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा है कॉम्पेयर टू दिल्ली, उस हिसाब से काफी कम है परसेंटेज। आसाम, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ आसाम के पास थोड़ा सा है, 7.6 लाख। बाकी आप देख पा रहे हो सर, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है सर, इंडिया का वेस्टर्न बेल्ट माने वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड साउदर्न पार्ट, ठीक है। ये एरिया इंडिया का मोस्ट डेवलप एरिया है सर, मोस्ट डेवलप एरिया इन इंडिया। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। लोगों के पास सेविंग्स होगा तब ना इन्वेस्ट करेगा। सेविंग्स होगा, आप 50,000 कमाओगे, अर्न करोगे। इफ यू अर्न 50,000 पर मंथ एटलीस्ट, एवरेज में 30,000 से घर चलाओगे, 30,000 पर मंथ से आपका घर चलेगा, तब जाके 20,000 आप मार्केट में लगाओगे। उसमें से इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, बैंक में एफडी करोगे, फिर कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा। क्योंकि लोगों को डर लगता है, सबको उतना नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि सारे के सारे डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, पहले से काफी बेहतर हुआ है। चलो आपको मैं लेटेस्ट डेटा देता हूँ, 2021 से 2023 का डिफरेंस देख लो। ये देखो, वेस्ट बंगाल मेरा होम स्टेट, कितना डेवलपमेंट हुआ है सर। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर 2 साल में कितना बढ़ा है सर, 39 लाख से 71 लाख, अरे वाह। लेकिन ऑल ओवर परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा लो रह गया। उस हिसाब से यूपी काफी अच्छा कर दिया, 50 लाख से 1.28 करोड़, डबल हो गया। नहीं, बंगाल पे डबल ही हुआ है, 40 लाख से 70 लाख, नहीं 30 लाख हुआ है, बढ़ा है। इसका देखो, महाराष्ट्र 2.62 करोड़, गुजरात देखो 1.30 करोड़, काफी अच्छा डेवलपमेंट है। दिल्ली 61 लाख हो गया सर। बाकी आप देख सकते हो, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो एक चीज क्लियर है, यूपी में डेवलपमेंट सबसे अच्छा हुआ है। योगी, हाँ सर, हाँ सर, करप्शन कम होगा ना, सिस्टम अच्छा रहेगा, लोग जागरूक होंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, एजुकेशन लेगा, तो नो डाउट मार्केट स्ट्रक्चर्ड बनेगा, ऑर्गेनाइज्ड बनेगा। अनऑर्गेनाइज पैसा क्रिमिनल एक्टिविटी डेवलप करता है, लेकिन ऑर्गेनाइज सिस्टम क्रिमिनल एक्टिविटी को कम करते हैं, करप्शन को कम करेगा, और ऑटोमेटिकली देश का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करेगा बहुत अच्छे से। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से क्रेडिट गोज टू योगी गवर्नमेंट, नो डाउट सर। बाकी तो मैंने यूपी का जो इतना बड़ा डेवलपमेंट है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि यूपी पिक्चर में नहीं था, लेकिन यूपी पिक्चर में आ गया। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? प्लीज टेल मी, কিছু বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? अरे आ रहा है सर। आ रहा है ना सर? यस सर। ओके, एक सेकेंड सर। चलो, अब ये सब तो आउट नॉलेज है सर, इसके साथ किताब का क्या कनेक्शन? सर एक बहुत कनेक्शन सर, कनेक्शन ही कनेक्शन। अच्छा, अब डिमैट अकाउंट क्या है जिसके कारण हम सब ये सब डेटा मिल गए हमें? हाँ, अब डिमैट अकाउंट क्या है पता लगेगा, तब डिमैट रिलेटेड लॉ पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो सिर्फ रूल रूल पढ़ के थक जाओगे। The DMAT full form stands for dematerialized account. DMAT is a form of an online portfolio that holds the customer's shares and other securities. एक बात का गलत ना समझे, डीमैट माने सिर्फ शेयर मार्केट, मतलब शेयर होल्ड नहीं करता। माने आप मानो टाटा का शेयर होल्ड करते हो, रिलायंस का शेयर होल्ड करते हो, टीसीएस का शेयर होल्ड करते हो, इन्फोसिस होल्ड करते हो, ठीक है। जैसे चंद्रयान 3 में कितना कौन इन्वेस्ट किया है सर, हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं शेयर मार्केट में। आपको पता है चंद्रयान 3 के कारण इंडिया में कुछ स्टॉक में मूवमेंट हुआ है। जैसे एक कंपनी है, ये सब स्पेस एजेंसी रिलेटेड है, एमटर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, क्लास शेयर मार्केट क्लास में डिस्कस भी हो रहा था। एमटर टेक्नोलॉजीज, ये देखो सर,
मैं आपको थोड़ा सा पुराना डेटा दिखाता हूँ। ये एक्चुअली स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। लास्ट 5 दिन में इसका डेवलपमेंट देखो, ड्यू टू चंद्रयान 3। ठीक है, मार्केट इफेक्ट देखो सर, शेयर का दाम 2100 से 2200 में चला गया। ठीक है, अच्छा और भी बताते हैं। ये टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए भेल का बहुत बड़ा योगदान है, माने ये जो चंद्रयान वगैरह को डेवलप करने में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का बहुत बड़ा योगदान है। 5 दिन में इसका डेवलपमेंट देखो, 98 से शेयर 105। ठीक है, अच्छा एक बड़ा कंपनी है हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसका भी लास्ट 1 महीने से आप शेयर का ग्रोथ देखो, 3700 से 3900। ये सब चंद्रयान इफेक्ट है सर। आप में से जिसने भी मार्केट को समझा है, बुझा है, बुझा माने समझते हो ना, बंगाली में हम लोग बोलते हैं बोझा, माने बोझा माने अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बोझा माने बोझ नहीं है। तो बेसिकली जो भी अंडरस्टैंड करता है वो टाइम टू टाइम अपना काम कर लेता है। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? सर पॉइंट है कि अगर किसी ने भी शेयर में इन्वेस्ट किया अगर, या ट्रेड भी किया, सारा सारा खेल डीमैट के थ्रू से हुआ है। सारा खेल डीमैट के थ्रू से हुआ है। डीमैट में ही सब कुछ हिसाब किताब हुआ है। डीमैट डीमैट के साथ साथ होता है ट्रेडिंग अकाउंट जो ब्रोकर के पास होते हैं। सो पोर्टफोलियो दैट होल्ड्स ए कस्टमर शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। अदर सिक्योरिटीज में क्या हो सकता है सर? डिवेंचर होगा, जो आपको आगे आगे में लॉ के अंदर भी पढ़ाऊंगा, बॉन्ड होगा, है ना, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज जो एक इन्वेस्टमेंट मार्केट के साथ काम करता है। इट हैज नेगेटेड द नेसेसिटी ऑफ होल्डिंग एंड ट्रेडिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। बेसिकली पहले क्या होता था, सारा शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल होता था, आज भी होता है, आज भी होता है प्राइवेट कंपनीज के केस में, बट पब्लिक के केस में या स्टॉक मार्केट लिस्टेड के केस में ये सब सिस्टम खत्म हो गया। क्यों? रीजन क्या है? डीमैट अकाउंट इज यूज्ड टू होल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जिसको डीमटेरियलाइज्ड बोल रहा है। These accounts can also be used to create portfolio of one's bond, ETF। ETF क्या होता है? Exchange traded funds, माने कुछ फंड्स होते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी ये चीज को पढ़ा जाता है, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसको ना मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ अगर शेयर मार्केट क्लास होता या म्यूचुअल फंड क्लास होता, बट अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि बीएसई या एनएसई में ना फंड को ट्रेड करवाया जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सेफ है, सिक्योर है कंपेयर टू, अगर अंडरस्टैंडिंग किसी को मार्केट का कम है तो वो ईटीएफ में ट्रेड लेता है, क्योंकि ईटीएफ के अंदर बहुत सारा फंड मिला के एक फंड बनाया जाता है। अब मैं ज्यादा ईटीएफ के बारे में अभी नहीं बोल पाऊंगा सर, बस इतना बोल सकता हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स जिसको एक्सचेंज में ट्रेड करवाया जाता है, लाइक बीएसई में, एनएसई में, इस तरह का। ठीक है, कुछ नाम चलो दिखा देते हैं आपको। मन में सवाल क्यों रहे? जितना सवाल रहेगा परेशानी रहेगा। चलो एक काम करते हैं, टिकट टेप इज द राइट वे। ओके, टिकट टेप में ही दिखा देते हैं आपको। ईटीएफ, ये देखो, डीएसपी निफ्टी 50 ईटीएफ, मेरे एसेट निफ्टी 50 ईटीएफ, देख रहे हैं सर? मेरा है, डीएसपी है, ये सब क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनीज है, बेसिकली एएमसी बोला जाता है। आप लोग अपना करियर आगे जाके बना सकते हो यहाँ पर, बस कुछ नहीं, आप अपना सीएस सीएस सीएमए करियर जैसे बना रहे हो उसको बनाओ, और धीरे धीरे साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो कोर्सेज होता है ना, बस उसको साइड बाय साइड करते रहो, तो आगे जाके यहाँ पर भी आप अपना करियर इजीली डेवलप कर पाओगे। मतलब आजकल जॉब एरिया काफी डाइवर्सिफाइड हुआ है सर, और अल्टीमेट डिमांड फाइनेंस प्रोफेशनल्स का ही है। तो जैसे ये वाला जो है निफ्टी 50 ईटीएफ, ये कोई म्यूचुअल फंड तो है, बट ये मार्केट में ट्रेड होता है। सर ये तो रेड दिख रहा है सर, एक साल में परफॉर्मेंस देख सकते हो, 178 था एक यूनिट का दाम, अभी बढ़ के 210 हो गया। मैंने जिसने भी इसको अप्रैल मंथ में लिया था, अभी 207 हुआ। तो एक्चुअली यहाँ इसमें कौन इन्वेस्ट करते हैं? ये कोई शेयर नहीं है, हेलो, दिस इज नॉट अ शेयर, ये एक तरह का इंडेक्स है, या एक तरह का फंड है जिसके अंदर एक नहीं, एक से ज्यादा फंड मिला के इसको बनाया गया है। और ये जो दाम है ना, ये बेसिकली एक क्या बोलेंगे इसको, मतलब एवरेज प्राइस है इसका, इसको इंडेक्स प्राइस बोला जा सकता है। अब ट्रेड कर सकते हैं इसमें लोग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो अगर किसी को स्टॉक समझ में नहीं आता ना, तो वो किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे मीरे, जैसे डीएसपी, एक्सिस सिक्योरिटीज, बहुत लोग आए, निप्पॉन,
जितना मार्केट में एसेट मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड कंपनीज होता है, उन सभी का ईटीएफ भी होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, और वो फंड मार्केट में ट्रेड करता है। तो जिसको एक शेयर को रिस्क लगता है वो ऐसे करता है, क्योंकि इसमें ना लॉस का चांसेस कॉम्पेरेटिवली लो होता है और रिटर्न भी बहुत हाई नहीं होता। जैसे एक साल में मोटा मोटी 10% रिटर्न रहा है, मोर देन बैंक, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एकदम ताबड़तोड़ रिटर्न दिया। तो जिसको रिस्क थोड़ा कम लेना है वो ऐसे मार्केट में आते हैं, बिकॉज रिस्क कंट्रोल हो जाते हैं। इसे ईटीएफ कहते हैं। अब ज्यादा डिस्कशंस तो म्यूचुअल फंड्स में करता हूं सर, फिलहाल मैं इसको यहीं तक रखता हूं। लेकिन सर आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए ना कि सिक्योरिटीज का क्या लेवल बढ़ रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बदल रहा है। दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग। लेकिन सर वो सब कोर्स तभी समझ में आएगा जब आप अंदर से शक्तिशाली होंगे। कोर एरिया में आपका डेवलपमेंट रहेगा ना, जो आप कर रहे हो, चार्टर्ड का पढ़ाई, सीएमए का पढ़ाई, सीएस का पढ़ाई, ये आपको एक्चुअली कोर एरिया से स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद आप जो भी बनाओगे ना बन जाओगे सर। बात मानो मेरा। हाँ तो मानो मेरी बात सर, नहीं मानेंगे क्या कर लोगे? कुछ नहीं सर, आपका इच्छा। अच्छा so demat account is used to hold shares and securities in an electronic format, and these accounts can also be used to create portfolios of one's bond, ETF, mutual funds and similar stock market assets. Demat trading was first introduced in India in 1996 for national stock exchange transactions. As per SEBI regulations, all shares and debentures of listed companies have to be dematerialized in order to carry out transaction in any stock exchange from 31st March 2019. मैंडेटरी कर दिया, ऑप्शनल था कभी कभी बट मैंडेटरी। डीमैट अकाउंट का फीचर्स कैसे होते हैं सर? कुछ की फीचर्स होते हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूं, ध्यान से देखो सर। इजी एक्सेस, इट प्रोवाइड्स क्विक एंड इजी एक्सेस टू ऑल योर इन्वेस्टमेंट एंड स्टेटमेंट थ्रू नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के थ्रू से आप सारा डिटेल्स इजीली एक्सेस कर सकते हो। इजी डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, depository participant helps to convert all your physical certificate to electronic form and vice versa. अब एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा था सेक्शन वाइज जो स्टडी मैट के अंदर है कि सर इसमें डिपोजिटरीज के बारे में बार बार बात करता है, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर टू डिपोजिटरीज अवेलेबल इन इंडिया, दैट इज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। एनएसडीएल माने नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड एंड सीडीएसएल माने सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। सर कौन है ये लोग? सर ये लोग नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। सेबी के, सेबी का विंग बता सकते हो, मैंने सेबी का ही एक तरह का मतलब क्या बोल सकते हैं, एंसिलरी बोल सकते हो, जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर जिम्मेदारी होते हैं डीमैट अकाउंट का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज का। इसका एक्ट होता है सर, डिपोजिटरीज एक्ट, जिसके तहत इनको बनाया गया है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर, ठीक है। ये जो हम लोग डिमैट बनाते हैं ना, इसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज इनके पास होते हैं। किसके पास? डिपोजिटरीज के पास। ठीक है, मैं आगे आता हूँ डिपोजिटरीज में, पहले डिमैट को थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ, है सर। तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स माने एनएसडीएल सीडीएसएल हेल्प्स टू कन्वर्ट ऑल योर फिजिकल सर्टिफिकेट टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मैंने आज के डेट में जब भी हम ब्रोकर के थ्रू से, हम लोग डायरेक्टली एनएसडीएल सीडीएसएल में नहीं जाते सर, ना तो हम लोग डायरेक्टली बीएसई या एनएसई के पास जाते हैं, कभी सुनोगे नहीं ऐसा। हम लोग जो कुछ भी करते हैं, हम लोग माने इन्वेस्टर्स, ठीक है, या ट्रेडर, ये जो कुछ भी करता है थ्रू ब्रोकर करता है, और यही सिस्टम है। स्टॉक ब्रोकर, ठीक है, या म्यूचुअल फंड एजेंसी, ठीक है, या सिक्योरिटी एजेंसीज, जो भी है, उनके थ्रू से आपको डीपीज के पास जाना पड़ता है। माने बेसिकली वो आपके बिहाफ में, ब्रोकर आपके बिहाफ में एनएसडीएल सीडीएसएल के साथ कनेक्ट कर लेगा, आपका सारा डेटा डीपीज के पास जमा कर देगा। डीपी माने एनएसडीएल सीडीएसएल, और उनके थ्रू से पूरा शेयर का डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, किसके पास क्या है, कितना बॉन्ड है, कितना डिवेंचर्स है, कब परचेस किया, कब सेल करेगा, मतलब कर सकता है, ठीक है, सारा डिटेल्स, एवरीथिंग, सब कुछ वो लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करेगा। और फिजिकल कॉपी है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना, एवरीथिंग। अगर आपको कोई कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करता है, अगर आप बहुत दिन से शेयर होल्डर हो तो कंपनी डिविडेंड देता है, स्टॉक डिविडेंड, तो उसमें भी आपके अकाउंट में वो आके जमा करेगा, तो वो अकाउंट भी डीमैट के थ्रू से होगा। इट यूजेस क्विक एंड इजी मेथड्स टू रिसीव डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और रिफंड्स। इट इज ऑल ऑटो क्रेडिटेड इन द अकाउंट।
सुनने में आज बहुत इजी लगता है सर, इन टूडेज वर्ल्ड इट साउंड गुड, इट साउंड इजी, बट इन रियलिटी इसको करना इतना आसान नहीं था। जैसे चंद्रयान 3 सेफ लैंडिंग कर गया, कितना इजी लगा है ना, ये सेफ लैंड कर गया। रशिया जो स्पेस रिसर्च में मतलब ओल्ड एज ग्रैंडफादर है सर, है ना, स्पेस रिसर्च में मतलब अलग अलग स्पेस क्राफ्ट को भेजने में रशिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कंपैरेटिवली, वो फेलियर हुआ है पर इंडिया सक्सेसफुल हुआ है ना। हम लोग मंगल में भी स्पेस भेजे हैं, हाँ लास्ट ईयर चंद्रयान क्रैश कर गया था बट इस साल हम लोग सक्सेसफुल रहे। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, कोई भी काम जो सुनने में जितना इजी लगता है वो करने में उतना ही मुश्किल होता है। जो साउंड गुड होते हैं ना, उसके पीछे का बहुत बड़ा मतलब क्या बोले सर, हम लोगों को लगता है सब केक वॉक है, कुछ केक वॉक नहीं है सर, केक वॉक कुछ नहीं होता, केक वॉक बनाना पड़ता है। केक वॉक समझते हो ना, जैसे लगा कि एकदम इजीली सब कुछ हो गया, जैसे केक को जब काटते हैं कितना इजीली काट जाता है, लेकिन केक बनाना इतना आसान थोड़ी था, बहुत मुश्किल था। टेम्परेचर मेंटेन करना, मेजरमेंट ठीक रखना, तब जाके एक सॉलिड केक, एक सॉफ्ट केक बनता है। सर आप केक भी बनाते हो क्या? अरे नहीं सर, मेरे को उतना सब नहीं, समझता हूँ बस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस फॉर अपडेटिंग इन्वेस्टर्स अकाउंट्स विद स्टॉक स्प्लिट, कंपनी स्प्लिट करता है, फेस वैल्यू 10% का है, उसको कंपनी स्प्लिट कर दिया तो 10 का शेयर 5 का हो जाता है। ये सब भी मैंने क्लास में आपको बताया था ना सर, स्टॉक स्प्लिट, आगे भी बताऊंगा, राइट इशू, बोनस इशू सब है, सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। पब्लिक इशू, राइट इशू नॉर्मली एम्प्लॉइज को दिया जाता है या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है राइट इशू। पब्लिक इशू माने आईपीओ, ये भी लास्ट चैप्टर में हुआ था। जब भी कुछ भी आपके अकाउंट में आएगा वो सारा खेल डीमैट के थ्रू से होगा। इजी शेयर ट्रांसफर, शेयर आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आप बाई करोगे सेल करोगे तो ट्रांसफर इजीली हो जाता है और टाइम सेव हो जाता है, झंझट नहीं है, लीगलिटीज नहीं है, ज्यादा लीगलिटीज है पर ज्यादा माने क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेलिटीज नहीं है, इधर जाओ उधर जाओ, वहां साइन करो यहाँ साइन करो, इसका अप्रूवल लो उसका अप्रूवल लो, सब खत्म। लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स, डीमैट अकाउंट्स आर मेड इट सिंपलर, फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट टू गेट मनी बाय सेलिंग शेयर्स। आप इजीली शेयर सेल कर सकते हो, ऑपोजिट साइड में बायर भी अवेलेबल हो जाते हैं, बायर को सेलर मिल जाता है, सेलर को बायर मिल जाता है, इजी, वेरी इजी सर, लिक्विडिटी बोलते हैं इसको। ये जो इजी शेयर बाई हो सेल हो जाता है ना सर, इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। आज इंडियन मार्केट काफी लिक्विड हुआ है, हाँ स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है। अगर कोई शेयर निफ्टी 50 में है या निफ्टी 100 में है, आप समझ के चलो कि इट्स वेरी लिक्विड, माने अगर आप शेयर होल्ड करते हो, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, फिर आपने सोचा, मैंने होल्ड करना मैंने क्या, पहले आपने बाई किया होगा, उसको हम लोग शेयर मार्केट लैंग्वेज में बोलते हैं लॉन्ग, ठीक है। तो अगर आप किसी शेयर के ऊपर लॉन्ग थे और फिर आपने सेलर बनने के लिए सोचा कि मैं सेल करके निकल जाऊंगा, तो सर कौन है आपके ऑपोजिट में, जो आप बाई करे थे, आप सेल करोगे तो वो बाई करेगा। तो ये मार्केट है बॉस, इसमें आपको मिल जाता है, लेकिन ये मार्केट इतना कन्वीनियंट होना चाहिए, इतना इजी होना चाहिए ताकि ये सब सेटलमेंट इजी हो जाए, और उसमें डीमैट अकाउंट का बहुत बड़ा रोल प्ले है। अगर डीमैट अकाउंट नहीं होता ना तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड हुआ करता था, सीरियसली सर। आज आपको डीमैट के थ्रू से लोन भी मिल जाता है, अगर आपका डीमैट में जो शेयर होल्डिंग है, अगर शेयर होल्डिंग वैल्यूएशन अच्छा है ना, सपोज आपने आईटीसी के शेयर में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, ऐसे मेरे पास है ऐसा या मेरे स्टूडेंट्स के पास भी है, बहुत सारे स्टूडेंट आईटीसी के शेयर 100-150 में लिया था, आज आईटीसी का शेयर का दाम 450 प्लस चल रहा है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो 300 पर शेयर, तो जिसने भी मानो 10,000 शेयर लिया था, ठीक है, 10,000 शेयर लिया था या 1,000 शेयर लिया था, तो 10,000 इंटू 300 करो कितना होता है, 6, 30 लाख का वैल्यूएशन है ना। समझ रहे हो सर, इन्वेस्ट कितना किया था, 15 लाख, 15 लाख इन्वेस्ट किया था 2 साल पहले, आज उसका वैल्यू है 30 लाख। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, अपने पे भरोसा होना चाहिए, अपने नॉलेज पे भरोसा होना चाहिए और उसके लिए मेहनत करना चाहिए,
किसी टिप्स के भरोसे ये सब नहीं होता है। कुछ लोग ना मार्केट में ना टिप्स लेते रहते हैं, और कुछ लोग टिप्स देता रहता है कि सर टिप्स दे दो, उतना पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, टिप्स के भरोसे होते हैं। ठीक है, कुछ न्यूज चैनल के सुन लेते हैं, कुछ लोग मार्केट में टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, वहां पर टिप्स मिल जाता है, उसके भरोसे आप होल्ड नहीं कर पाओगे। होल्ड करने के लिए आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने ऊपर। सबसे बड़ा भरोसा अपने ऊपर होता है, और अपने पर भरोसा तब आता है जब आप खुद एक नॉलेजेबल इंसान बनते हो। दैट्स ट्रू, एंड दिस इज द हार्डकोर ट्रूथ। तभी जाके 15 लाख का इन्वेस्ट का 30 लाख हो सकता है, अदरवाइज नहीं। मैंने एक्चुअली 45 लाख, 30 लाख आपका प्रॉफिट है। 30 लाख इज योर प्रॉफिट। अब मानो आपके अकाउंट में 30 लाख है, अब इसके अगेंस्ट में आपको लोन चाहिए, मिल जाएगा। सपोज आपको शेयर शेयर का एक थोड़ा सा क्या होता है सर, रिस्क होता है ना, वैल्यूएशन कम ज्यादा हो सकता है, फिर भी 10 लाख 15 लाख का लोन इजीली दे देगा आपको, शेयर के अगेंस्ट में लोन। अगर बाई चांस आप लोन रिपे नहीं कर पाए तो कंपनी आपका शेयर बेच के, मैंने बैंक आपका शेयर बेच के आपका पैसा रिपे कर लेगा। समझ रहे हो सर कुछ? यस हेलो, सर। ठीक है, लेकिन इसके लिए मेहनत लगता है सर। मेहनत बने तो मेंटल मेहनत सर। ठीक है, मेंटल मेहनत लगता है। सुनने में बड़ा इजी लग रहा है ना सर, साउंड गुड। मैं बार बार बोलता हूँ, जो सुनने में अच्छा लगता है वो करने में इतना अच्छा नहीं लगता। बार बार बोलूंगा और बोलता रहूंगा। ठीक है, जो सुनने में अच्छा लगता है वो करने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसको अच्छा जो लगा दिया, जिसने वो चीज समझ गया कि जो करने में अच्छा नहीं लगता, और वो जिसने करना चालू कर दिया, उसका जिंदगी उस दिन से बदलना चालू हो जाएगा, चाहे वो आप हो या मैं। जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ सर, खुद का रियलाइजेशन बता रहा हूँ। अच्छा, freezing demat account. One can freeze a certain amount or type of their demat account securities for a certain period of time. This eventually will stop the transfer of money from any debit or credit card into your account. बहुत कुछ कर सकते हैं। How does a demat account work? In general, demat accounts are used to hold the purchase shares by an individual. Normally जो शेयर हम परचेज करते हैं या जो सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। Suppose if a person intends to buy or sell a certain company shares, the first step is to log into the demat account, जो नॉर्मली आपके ब्रोकिंग के थ्रू से आता है। आप जो भी ब्रोकिंग फर्म, जैसे आप लोग जानते हो जीरोधा, है ना, आप स्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, लॉट्स ऑफ, नाम खत्म नहीं होगा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सर खत्म नहीं होगा। ठीक है, डीएनपी परिवास, सीआर खान, बहुत सारे नाम है। ठीक है, मैं नाम बोल के खत्म नहीं कर पाऊंगा, 100-150 के आसपास हो जाएगा पॉपुलरली। पॉपुलरली 10-20, बट मार्केट में ऑलमोस्ट 100-150 ब्रोकिंग कंपनीज है। तो आपकी ब्रोकिंग कंपनी आपको ट्रेडिंग अकाउंट देता है, जिसके थ्रू से आप ट्रेड करोगे, जो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू से कनेक्ट रहेगा। तो डीमैट अलग होता है, ट्रेडिंग अलग होता है, और बैंक अकाउंट आपके बैंक में होते हैं, एंड ये तीनों चीज कनेक्टेड होता है। when he or she places a buy or sell request in a trading account, the DP माने depository participants, depository participant माने NSDL और CDSL, कोई भी हो सकता है, forward the same to the stock exchange immediately। यानी डीमैट अकाउंट में आपका, सपोज एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, नील एंड मानो ऋषभ। ठीक है, मानो नील के पास आईटीसी का शेयर है, नील इसको 150 टका में परचेज किया था। ठीक है, आज आईटीसी का शेयर मार्केट प्राइस चल रहा है 450। नील सोच रहा है कि कुछ पैसा चाहिए, तो प्रॉफिट करके बेचना चाहता है, तो ऑलरेडी 300 का प्रॉफिट चल रहा है उसका, गेन कर चुका है। ऋषभ आज मेरा क्लास करके या किसी यूट्यूब चैनल से सुन के या न्यूज़पेपर में पढ़ के, आज उनको लगा आईटीसी में हम भी इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऋषभ इज इंटरेस्टेड टू बाय। ठीक है, ऋषभ इज इंटरेस्टेड टू बाय द आईटीसी शेयर इन 450। ठीक है, मानो नील के पास 100 शेयर्स है। अब ये नील का 100 शेयर किसके पास है? डीपीज के पास है। कोई भी डीपी हो सकता है, एनएसडीएल या सीडीएसएल। जब नील ने परचेस किया था, ठीक है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू से, फिर वो जाके कहाँ बैठ गया? डीमैट अकाउंट।
अब नील का 100 शेयर्स का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपीएस के पास था, एनएसडीएल और सीडीएस, मेनली 2 ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज प्राइवेटली भी ये लोग ऑपरेट करता है कंट्रोलिंग। तो ये 100 शेयर्स अब अगर ऋषभ परचेस करेगा मार्केट प्राइस पे, ठीक है, तो ये 100 शेयर नील के अकाउंट से ऋषभ के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन ट्रांसफर होने से पहले एनएसडीएल को एक्सचेंज बोलेगा, एक्सचेंज माने बीएसई और एनएसई, एनीवन, किसी भी एक में होगा, या तो बीएसई या तो एनएसई। जैसे ही नील बाई ऑर्डर जनरेट, सॉरी सेल ऑर्डर जनरेट करेगा या ऋषभ बाई ऑर्डर जनरेट करेगा, संगे संग एक्सचेंज का काम रहेगा कि कौन सेलर है। अगर अगर ऋषभ ने पहले जनरेट किया मानो बाई ऑर्डर, तो एक्सचेंज ये चेक करेगा कि सेल कौन करने वाला है। तो एक्सचेंज ने देखा नील सेल करने वाला है और ऑर्डर साइज भी मैच हो गया 100-100, ठीक है। अब ये जो मैचिंग हो गया ना सर, अब इस मैचिंग को एक्सचेंज क्या करेगा, बीएसई और एनएसई इसको डिपोजिटरीज के पास ये मैसेज भेजेगा, फिर एनएसडीएल नील का जो शेयर है उसको रिलीज करेगा, फिर वो ऋषभ के नाम पे ट्रांसफर करेगा। अब शेयर नील के अकाउंट से ऋषभ के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नील को जो भी प्रॉफिट होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू से बैंक अकाउंट में नील बाद में ट्रांसफर कर लेगा, जो ब्रोकिंग कंपनी उसको हेल्प करेगा। इजी है ना, समझ में कुछ आ रहा है? और ये पूरा खेल इलेक्ट्रॉनिकली होगा, पेपर हो जाएगा अच्छे। सबको समझ में आ रहा है ना सर? अब अगर आप लोग धीरे, हाँ बोलो सर बोलो। अब आप सर अगर मैच नहीं हुआ तो? मैच करना पड़ेगा, मैच नहीं हुआ तो फिर नहीं कर पाएगा, माने एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। माने से फॉर एग्जांपल ऐसे तो हो जाता है, लिक्विडिटी रहता है मार्केट में। अगर मानो कोई स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक है जो लिक्विड नहीं है, जैसे आपको मैं एक स्टॉक का नाम बताता हूँ, पेनी स्टॉक होते हैं सर, बहुत डेंजरस होते हैं। जैसे एक स्टॉक है साधना ब्रॉडकास्ट बोल के, ठीक है, देखो ये शेयर का हालत देखो सर, ठीक है, एकदम भयंकर टाइप का एटीट्यूड है, मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ये देखो लास्ट एक वीक का भी देखो आप, काफी फ्लैट रहा है, कभी कभी तो दाम बढ़ा है तो फिर अचानक से गिर गया है। इसका मतलब ना ये या तो प्रोमोटिंग होल्डिंग में काम कर रहा है या फिर कुछ लोग इसको मैनिपुलेट करके चला रहे हैं। बेसिकली स्टॉक में कोई दम नहीं है, ठीक है, कुछ अपने ही लोग शायद ट्रेड कर रहे हैं या कुछ म्यूचुअल बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसको एक साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं। नॉर्मल शेयर होल्डर फंस जाएगा ऐसे स्टॉक्स में। तो ये सब स्टॉक का ना लिक्विडिटी बहुत खराब होता है। मैंने आप बाई करके बैठ गए, जैसे 4 टका 72 पैसा शेयर प्राइस देख के ना, कुछ लालची इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनको लालच आ जाता है। मानो उसके पास 1 लाख है, आप बोलो 1 लाख में आपको कितना शेयर आ जाएगा, 4 टका 72 पैसा करके, कत शेयर আসবে? ऑलमोस्ट 20,000, 25,000, 21,000, ठीक है, 21,000 शेयर आ जाएगा। कल अगर ये शेयर बढ़ जाता है, अगर 4 टका 72 पैसा से अगर 50 पैसा भी बढ़ जाता है ना, या 1 टका बढ़ जाता है, तो वो सोचेगा मेरे को बहुत है। लेकिन ये सब शेयर में फंसने वाला चांसेस बहुत हाई होता है, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं रहता है, ठीक है। अब जो जिसको नॉलेज नहीं है, कभी कभी तुक्का काम कर गया, फिर वो मार्केट को जुआ बना दिया, फिर एक दिन जीत गया तो फिर एक दिन हार गया। तो मार्केट में इस तरह का स्टॉक्स बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे और भी है, पेनी स्टॉक्स हैं बहुत सारे जो एक्चुअल में परफॉर्म, हर पेनी स्टॉक खराब नहीं बोल रहा हूँ, पर बहुत सारे स्टॉक्स है जो एक्चुअल में उसका बिजनेस फंडा कुछ है नहीं, वो लिक्विड नहीं हो रहते सर, वो बड़ा इलिक्विड हो जाते हैं। और इलिक्विड होने से आपको बायर को सेलर मैच करना, सेलर को बायर मैच करना मुश्किल है। इन दैट केस आपका जब तक बायर को सेलर नहीं मिलेगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा। एक्सचेंज की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से आपको मैसेज किया जाएगा कि योर ऑर्डर कांट बी एग्जीक्यूटेड, मैसेज आएगा, आपको नोटिफिकेशन दे देगा। आप बाई बाई ऑर्डर जनरेट करोगे तो उसको कैंसिल कर देगा, सेल ऑर्डर जनरेट करोगे तो उसको कैंसिल कर देगा।
मैच होना मैंडेटरी है। ये सब चीज शेयर मार्केट में सिखाया जाता है सर, एनएससी के साइड में जाना पड़ता है, बहुत सारा बातें हैं। ऑर्डर बुक होता है सर, समझ रहे हो? ऑर्डर बुक में ना ये सब चीजें चेक किया जाता है कि ऑर्डर को मैच कराते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव्स में जाता हूँ ना, या बैंक निफ्टी में जाऊँ, तो इसमें ना ऑर्डर बुक मैच करते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। ये देखो सर, देख पा रहे हो? ये बैंक निफ्टी का ट्रेड जो लोगों ने किया, कुछ लोग बीड किया मैंने बायर है, कुछ लोग आस्क किया मैंने सेलर है, कुछ 75 क्वांटिटी का किया है, कुछ 180 का किया है। तो ये देखो, ये 273.5 का दाम दिया है, ये 274.2 का दाम दिया है। फिर अल्टीमेटली इनमें से जो भी अमाउंट मैचिंग रहेगा उसको ही एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। एक्चुअली ये सारा खेल एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है? ये सारा खेल एक्सचेंज कर लेता है और एनएसडीएल सीडीएसएल उसको हेल्प भी कर लेता है, बट बहुत ही हाई लेवल क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू से सारा डेटा मैच करना पड़ता है। तो मैच नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन बड़े बड़े कंपनीज में, जिसको हम लोग ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं, या निफ्टी 50, निफ्टी 100, इवन निफ्टी 500, या पॉपुलर कंपनीज जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसमें आपको बाई करने में या सेल करने में दिक्कत नहीं होता है। इजीली आपको बायर को सेलर, सेलर को बायर मिल जाता है। तो डीमैट अकाउंट का ये रोल प्ले है सर, समझ रहे हो ना? ह्यूज कॉन्सेप्ट। सुनने में कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, क्या कैसे होता है, किस तरह से होता है, कौन कौन जुगाड़ करते हैं, कस्टमर कौन बायर ढूंढता है, कौन सेलर ढूंढता है। बट ये काम बैकग्राउंड से एकदम केक वॉक की तरह हो रहा है आजकल। Let's assume a buy order was placed. The stock exchange will run a search for a seller who intends to sell his or her shares. If the price matches, it will be taken forward to the clearance house. To get it, be debited from the seller's demat and credited to the buyer's materialized account. जो आपको मैं समझा रहा था नील और ऋषभ के एग्जांपल्स, बस वही बताया। नॉर्मली डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? आपको पैन कार्ड चाहिए होता है सर, बना लो, अगर नहीं है तो आधार कार्ड बना लो, है नहीं है तो ऐसे आधार कार्ड आज सबका, आजकल सबका है। एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और आईडी प्रूफ लगता है, ठीक है? बाकी आप अपने हिसाब से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। हाँ, कोई कोई स्टूडेंट मेरे को बोलता है सर आपको कोई जानकारी है तो बता दो, मैं भी बोल देता हूँ। टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट, कितना तरह का डीमैट अकाउंट होता है सर? डीमैट अकाउंट के भी टाइप्स होते हैं। रेगुलर डीमैट अकाउंट जो नॉर्मली सबसे पॉपुलर है, एनी इन्वेस्टर्स कैन ऑप्ट टू ओपन डीमैट अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। रेगुलर जो भी इंडियन सिटीजन होते हैं उनके लिए होता है। रिपट्रिएबल डीमैट अकाउंट भी होते हैं, ये बेसिकली फॉरेनर करते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियंस कैन ओपन डीमैट अकाउंट ऑफ रिपट्रिएबल टाइप्स। इसमें क्या होता है, विदेश से पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में आते हैं या इंडियन कैपिटल मार्केट में आते हैं। ओवरसीज थ्रू सच अकाउंट्स प्रोवाइडेड इट लिंक टू एनआरई अकाउंट। नॉन रेसिडेंट अकाउंट के बैंक अकाउंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, इसको बोलते हैं रिपट्रिएबल डीमैट अकाउंट। नॉन रिपट्रिएबल भी होता है एक डीमैट अकाउंट, उसमें क्या होता है, एनआरआई का पैसा ही है, इसमें पैसा आएगा पर जाएगा नहीं। These accounts cannot be used to transfer funds from abroad. An individual has to link an NRO account to own and operate this type of demat account. ये भी टाइप्स है, मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं जाऊंगा बिकॉज ये हमारा, हम लोग का डिस्कशन का मेन पॉइंट नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि डीमैट अकाउंट का भी टाइप्स होते हैं। जो लोग मार्केट में काम करते हैं उनको जानना चाहिए, जो लॉ में काम करते हैं उनको भी जानना चाहिए। डीमैट अकाउंट का बेनिफिट और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है? फिर भी एक बार आप रीड कर सकते हो। इन्वेस्टर्स हु ऑप्ट टू ओपन डीमैट अकाउंट एंजॉय सेवरल बेनिफिट्स। जैसे डीमैट अकाउंट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ डैमेज, फॉर्जरी, मिसप्लेसमेंट और थेफ्ट ऑफ फिजिकल शेयर्स, है ना? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज ऑल्सो कंसिडरेबली सिंपलर एंड कैन बी completed within hours. It has eliminated several time-consuming operations, which has made the entire process streamlined and time savings. Demat accounts come with remote access benefits. कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो. Provide individuals have a registered net banking facilities with the concerned financial institutions. आजकल तो UPI भी हो गया है सर. Investors can merge bank account with Demat account to facilitate electronic fund transfer. Customers can benefit from nomination facility. Even आप अपना डीमैट का नॉमिनी भी कर सकते हो। हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकता है ना? आजकल तो 6 महीने का बच्चे को भी अकाउंट ओपन करने का नॉमिनी का डिटेल्स आ गया सर। अकाउंट होल्डर्स को एक स्पेसिफिक आईडी मिलता है, ठीक है, टू फ्रीज देयर अकाउंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। दिस कैन प्रूव हेल्पफुल टू अवॉइड एनी अनवांटेड ट्रांजैक्शंस। डीमैट अकाउंट एक नंबर होते हैं, उसका एक डीपी आईडी होता है, इस आईडी के थ्रू से आप एक्चुअली ज्वाइन कर सकते हो।
आजकल तो और टफ कर दिया सर, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के जाना, उसमें मोबाइल में पहले ओपन करो फिर कंप्यूटर में ओपन करो, ठीक है, काफी सिस्टम को डेवलप किया है। कुछ चार्जेस होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है सर डीमैट का, जो बहुत ज्यादा नहीं है सर, ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट टू मार्केट। जैसे सेबी हैज इम्प्लांटेड रिवाइज रेट ऑफ डीमैट फ्रॉम 2019 से, ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट, जिसमें सिक्योरिटीज जिसका 1 लाख तक का है उसमें मैक्सिमम 100 कैन बी डिवाइड ऑन होल्डिंग्स ऑफ 1 लाख to 2 लाख, ठीक है, इस तरह का चार्जेस है साल भर का, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। कस्टडियन फीस भी देना पड़ता है, एनएसडीएल सीडीएसएल को देना पड़ता है, ठीक है, उसका भी एक चार्जेस होता है। ये सब शेयर मार्केट में जब आप लोग आ जाओगे ना, ये सब चार्जेस का भी आपको नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, डीमैट और रीमैट चार्जेस, ठीक है, रीमेंटेनेंस वगैरह के लिए चाहिए होता है। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डीमैट, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा और, बिकॉज लॉ में वापस जाना है सर। डीमैट को लेके लोगों के मन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हु कैन ओपन डीमैट अकाउंट, कैन डीमैट अकाउंट्स बी ओपन जॉइंटली, मैंने कई बार जॉइंट अकाउंट भी लोग चाहते हैं। इज ए डीमैट अकाउंट कंपलसरी टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ, माने अगर कोई शेयर में फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आना चाहता है, क्या डीमैट जरूरी है? द आंसर इज यस। इज ए डीमैट अकाउंट कंपलसरी फॉर अवेलिंग ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? हर टाइप में नहीं है, बट कभी कभी अच्छा होता है। व्हाट इज डीमैट अकाउंट यूज्ड फॉर? ऑलमोस्ट जवाब आपको मिल रहा है, बाकी कभी मौका मिले तो बाकी जवाब भी दे दूंगा। नॉर्मली ये सब शेयर मार्केट में थोड़ा बेसिक्स में बताया जाता है, पर ये हम लोग लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं ना सर, तो फिर भी मैंने थोड़ा सा टच करने का कोशिश किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको डीमैट का आइडिया लग गया सर, क्या बोलते हो सर? हाँ, आइडिया लगा कि नहीं लगा? ऐसे डीमैट देखने में कैसे होते हैं? डिजिटल होता है, क्या देखोगे और इसको? जैसे बैंक अकाउंट आजकल डिजिटल होता है, कैसे देखोगे? बस फील कर सकते हो, ठीक है। आप जब डीमैट ओपन अकाउंट ओपन करोगे, आपको बहुत सारे साइन वगैरह करना है, आजकल ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाते हैं, ठीक है, घर बैठे बैठे डीमैट अकाउंट हो जाता है, घर बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, एक लिंक के जरिए हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली अब मैं देखो आपको बताता हूँ, आप देखो बहुत सारे पॉइंट आपको कितना इजी लगेगा। After the depository started functioning in India, the listed shares are required to be held in electronic form. Even banks and financial institutions insist for demat of securities for creation of charge. Charge माने बेसिकली डीमैट को यूज किया जाता है मॉर्गेज के लिए, तभी तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज वगैरह मिल जाता है ना। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज कैसे मिल रहा है? आप अपना शेयर को बैंक के पास गिरवी रखते हो, बदले में आपको लोन भी मिल जाता है, इसीलिए बोला इवन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंसिस्ट फॉर डिमैट ऑफ सिक्योरिटीज फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज। रूल 9 है इसमें आया है ऑफ द कंपनीज रूल 2014 requires every unlisted public company to issue the securities only in dematerialized form and also facilitate dematerializations for all its existing securities. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए भी इसको मैंडेटरी कर दिया गया बाद में, समझ रहे हो सर? लिस्टेड के लिए तो है ही, अनलिस्टेड लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया, मतलब जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं। रूल 9 है सबसेक्शन 3, एवरी होल्डर ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी who intends to transfer such shares or securities on or after 2nd October 2018 shall get such securities dematerialized before the transfer. ट्रांसफर करने से पहले डीमैट में कन्वर्ट करो। कैसे होगा? एनएसडीएल सीडीएसएल के साथ कनेक्ट करो। Who subscribe to any securities of an unlisted public company whether by way of private placement or bonus shares on or after 2nd October 2018 shall ensure that all his existing shares or securities are held in demat form before such subscriptions. देखो सर, शेयर मार्केट का हल्का सा आइडिया आपको कितना इजीली इस बात को समझाने में हेल्प कर रहा है। मैं खुद आपको बता के फील कर सकता हूँ कि जो भी थोड़ा सा, इसीलिए मैं हम सभी सबको हमेशा बोलता हूँ कि सर शेयर मार्केट में पैसा लगाओ ना लगाओ, पर शेयर मार्केट को जानो। पैसा लगाना ना लगाना आपका मर्जी, मैं पैसा के लिए बात नहीं करता। शेयर मार्केट कोई लालची बनने का जगह नहीं है, सिर्फ वो सच में एक नॉलेज का हब है। ऑब्वियसली पैसा बनाया जाता है शेयर मार्केट से, बट अगर आप शेयर मार्केट को जानोगे तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज वेल एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना फायदा है। बिकॉज मार्केट सर एवर इवॉल्विंग, इतना इवॉल्व कर रहा है मार्केट कि जिसमें
ऑल टाइप ऑफ वर्क मिलता है, हर तरह का, और हर चीज में लीगलिटीज रहते हैं, हर चीज में अकाउंट्स रिलेटेड मैटर रहते हैं, ऑडिट रिलेटेड मैटर रहता है, टैक्सेशन रिलेटेड मैटर रहता है। इसलिए जानना बहुत जरूरी हो रहा है। कोई बोलेगा नहीं नहीं शेयर मार्केट का बात ना करो सर, पैसा का डूब जाएगा, ये हो जाएगा। अरे सर पैसा डुबाना ही नहीं है, नॉलेज रहेगा तो कैसे डूब सकता है? आज तक मैं, मेरा कोई भी स्टूडेंट को मैंने नहीं सुना कि वो पैसा डूब गया उसका। हाँ कभी कभी अकाउंट कभी 10% की जगह 50% की जगह 5% में आ गया है मैंने प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं सुना या देखा कि मेरा कोई स्टूडेंट लॉस खा गया। नहीं सुना सर, उल्टा दिन ब दिन उनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सुविधा होता है सर। वैसे मैं सिर्फ मेरे स्टूडेंट का बात क्यों करूं, और अभी बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली नॉलेज लेके काम कर रहे हैं, वो लॉस नहीं खाएगा। और बाकी नॉलेज तो आप लोगों को चाहिए सर। अच्छा आगे देखो, who subscribe to any securities of an unlisted public company whether by अच्छा ये तो रूल 9A सबसेक्शन 11 क्या कहता है? रूल 9A shall not apply to an unlisted public company अगर वो निधि है। सर निधि कौन? निधि के बारे में मैंने कंपनी लॉ के बेसिस में बताया था। निधि इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी। निधि एक एनबीएफसी है, एक इसके थ्रू से भी ना लोगों को लोन मिलता है सर, समझ रहे हो? निधि के थ्रू से भी लोगों को ना लोन वगैरह ही मिलता है। क्या करता है, लेकिन इनका जो मेंबर होता है ना सिर्फ उसी को मिलता है। निधि से अगर आपको लोन चाहिए, निधि कंपनी से, तो आपको निधि का मेंबर बनना पड़ेगा। सर निधि का डिटेल्स कहाँ मिलता है जानते हो? सर निधि किसी लड़की का नाम नहीं रे बाबा, निधि कंपनीज। एमसीए के साइड में आपको निधि कंपनी का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ऐसे तो निधि क्या है? ऐसे निधि इज अ टाइप ऑफ कंपनी इन इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगेन दिस इज आल्सो कंपनीज एक्ट। हाँ, एंड इसका कोर बिजनेस एरिया क्या है? बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी बिटवीन देयर मेंबर्स। समझ रहे हो सर? आपको पहले इसका मेंबर बनना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ से पैसा लेंडिंग या बोरोइंग कर सकते हो, मैंने अपने ही बीच में होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड्स, क्वासी बैंक, म्यूचुअल बेनिफिट फंड्स, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मैंने एमसीए जो कंपनी लॉ बनाते हैं इन्हीं से रेगुलेट होता है। which is also important to issue directions to them in matters relating to their deposit acceptance activities। माने किससे कितना पैसा ले सकता है, किसको कितना लेंड कर सकता है। However, in recognition of the fact these companies deal with their shareholders members only। ये सिर्फ अपने मेंबर से काम लेते हैं, किसी आउटसाइडर से नहीं। आपको पहले मेंबर बनना है। Nidhi means a company which has been incorporated with the object of developing the habit of thrift and reserve funds among its members and also receiving deposits and lending to its members only for their mutual benefits। ये बहुत पुराना है, 2013 कंपनीज एक्ट से बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इन साउदर्न इंडिया, महाराष्ट्र, पूना में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ये देखो लिखा भी है, दिस कंपनीज आर मोर पॉपुलर इन साउथ इंडिया एंड 80% ऑफ द कंपनीज आर लोकेटेड इन तमिलनाडु। समझ रहे हो सर? सर क्या फायदा? सर ये सब छोटा मोटा बिजनेस में बड़ा फायदा करता है, अपने अपने लोकल इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद होता है सर। ठीक है, अभी कभी बात कर लेंगे फिर से, ये भी हम लोग का टॉपिक है सर, पढ़ने वाला टॉपिक है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं निधि के लिए, उसके लिए भी आईएनसी फॉर्म नंबर ये भी जरूरत है सर। उसके लिए स्पाइस का कौन सा फॉर्म चाहिए, ये सब भी आप लोगों को जानना पड़ेगा, कंपनीज लॉ का ही पार्ट है, इसलिए बोल दिया थोड़ा। लेकिन अभी क्या है ना, भटक जाएंगे टॉपिक से, वापस आ जाते हैं। तो रूल 9A सबसेक्शन 11 स्टेट्स दैट रूल 9A शैल नॉट अप्लाई टू एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी which is Nidhi, a government company or a wholly owned subsidiary। It is to be noted that only unlisted public company are covered by Rule 9A and therefore it is not necessary for a private company to get these securities dematerialized। तो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी चलाते हो तो आपको प्राइवेट कंपनी का जो शेयर ट्रांसफर मतलब शेयर रिलेटेड मैटर को डिमेटेरियलाइज करने की जरूरत मैंडेटरी नहीं, मैंने एक्चुअली उनके लिए नेसेसरी नहीं है और कोई करता भी नहीं। At present there are two depositories available in India, NSDL and CDSL। Various depository participants are linked to them। अलग अलग पार्टिसिपेंट, जैसे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे कि ब्रोकिंग फार्म वगैरह, ठीक है। Dematerialized securities are held by the investors in the respective account with the DP which keeps a track of transfer
transmission, charge, creation, etc. There are necessary enabling legal enactments to facilitate all such procedures. मैं ऑलरेडी आपको कुछ देर पहले यही चीज समझा रहा था कि कैसे NSDL CDSL काम करता है. It is noteworthy to observe that the share certificate issued by a company are comparable with the currency notes issued by the central bank. आपको जो कंपनी का शेयर मिलता है, जो आपको कंपनी देता है शेयर सर्टिफिकेट, वो करेंसी नोट के साथ कंपेरेबल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला. Therefore, strict penal provisions are in existence against fraudulent activities. माने नोट का जितना वैल्यू है उतना ही शेयर सर्टिफिकेट का वैल्यू है. समझ रहे हो सर? आपके पास कंपनी का शेयर है और आपके पॉकेट में पैसा है रिजर्व बैंक का, दोनों का मतलब में ज्यादा फर्क नहीं है. ठीक है, कंपेरेबल है. It is noteworthy to observe that the share certificate issued by a company are comparable with the currency note issued by the central bank, that is Reserve Bank of India. Therefore, strict penal provisions are in existence against fraudulent activities. शेयर सर्टिफिकेट को लेके कोई मजाक नहीं. जैसे नोट को डुप्लीकेट करने से जैसे कोई मजाक नहीं ना सर, जाल नोट बनाते हैं. The wrongdoer company and every officer, जो भी डिफॉल्ट में रहेगा उसको 447 माने फ्रॉड का सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, जेल भी होता है, पेनल्टी भी बड़ा सा लगता है सर. तो बी केयरफुल. सर किसको बोल रहे हो? सर आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पावरफुल लोग जो होते हैं ना, नॉलेजेबल लोग, जो कुछ थोड़ा बहुत जान लेता है ना, अपने आप को हुनू समझने लगता है और लालची बन के फ्रॉड करते हैं. बच के रहना रे बाबा, बच के रहना. ठीक है, जिस दिन पकड़ में आ जाए ना, फिर फ्रॉड करना कहाँ से गिरेगा, कहाँ लटकेगा, ऊपर वाला ही जाने. इसलिए लेकिन लोगों को पता है, जानते हो ना, मतलब गलत करने से सजा होता है, फिर भी लोग गलत करते हैं. सर गलत मतलब गलत करना, मैंने समझ रहे हो आप मेरा बात? मैंने हमको पता है कि ये फ्रॉड है, हमें ये भी पता है कि अगर पकड़ा जाएंगे तो जोर का फंसेंगे, पर लालच, लालच बुरा भला खतरनाक चीज होता है. ठीक है, अच्छा NSDL का थोड़ा आइडिया ले लो. कौन है ये NSDL वाले? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड. ठीक है, इसमें से आई थिंक एक का शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में. NSDL का शेयर आने वाला है और CDSL ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में. मतलब ये शेयर मार्केट पे पहले से ही आ गया. इसके शेयर में भी काफी लोगों ने कमाया सर. अभी इसका बिजनेस थोड़ा सा मतलब उस हिसाब का रिटर्न अभी नहीं है, बट अगर 5 साल पुराना रिकॉर्ड देखो ना, 2018-19 के बाद से गजब का रिटर्न दिया है. अभी थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है, मतलब बिजनेस कभी गिरता नहीं इसका. बेसिकली ये तो मेनली कमीशन से कमाते हैं, चार्ज से कमाते हैं, तो थोड़ा सा इनका मतलब ग्रोथ फेज को थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, तो साइडवेज है. तो मैं उसमें बात नहीं करता, मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि आप देखो कि ये NSDL एंड CDSL, इनका आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि ये किस तरह से डीमैट अकाउंट को होल्ड करता है और किसके पास कितना है, आप चेक कर सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली ये नेशनल कवरेज करता है सर पूरा. नेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं इसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है डीमैट को होल्ड करने के लिए, और वही बात आपको यहाँ पर बताया जा रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके सर, बहुत हुआ, अब आगे बढ़े. डीमैट एंड डिमेटेरियलाइज रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, आप उसको और एनहांस करें. और बार बार बोल रहा हूँ सर, शेयर रिलेटेड नॉलेज जितना डेवलप करेंगे आपको उतना अच्छा मिलेगा. ठीक है, अच्छा, वोटिंग राइट्स एंड वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, सेक्शन 47 एंड 48. वोटिंग राइट्स क्या है? वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर आप कंपनी का शेयर होल्ड करते हो तो आपको कंपनी का वोटिंग राइट्स आता है. वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रोपोर्शंस ऑफ वोटिंग राइट्स. ठीक है, लास्ट दिन हम लोग DBR और ऑर्डिनरी शेयर्स में बात कर रहे थे. DBR में आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट दिया जाता है और ऑर्डिनरी में नॉर्मल वोटिंग राइट्स होते हैं. अब उसी वोटिंग राइट्स के बारे में थोड़ा नॉलेज गैदर करते हैं कि वोटिंग राइट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है. तो लॉ क्या कहता है सर? सेक्शन 47 गवर्न करते हैं वोटिंग राइट को ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी. सर हु इज द मेंबर? माने शेयर होल्डर.
अगर आप कंपनी का शेयर होल्ड करते हो, अगर आप कंपनी का प्रोमोटर्स हो, ठीक है, जो भी कंपनी को बनाते हैं, कंपनी में बाद में शेयर में इन्वेस्ट करके होल्ड करके रखते हैं, वो हर कोई कंपनी का मेंबर बन जाता है। समझ रहे हो? मैं आपको दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड, जस्ट होल्ड फ्यू मिनट्स नहीं, सेकेंड्स होल्ड करो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो सर, ये देखो, ये मेरे पास जो भी शेयर्स का होल्डिंग है ना, उसके बेसिस में मेरे को वोटिंग के लिए बताते हैं। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? ये आपका इन्फोसिस का है, पोस्टल बैलेट नोटिस एंड ई वोटिंग इंस्ट्रक्शंस, दिख रहा है? हेलो, দেখা যাচ্ছে? हाँ सर। ठीक है, तो डिफरेंट मैटर में ना कंपनी में वोट होता है। मैं आपको ये सब चीजें, आप लोग खुद भी शेयर मार्केट में रहोगे ना, तो आपको भी ना देखने को मिलेगा। तो इसमें सेक्शन 108 एंड 110 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज अमेंडेड, द एक्ट रीड टुगेदर विद द कंपनीज मैनेजमेंट रूल 2014, जैसे किताब में पढ़ते हैं वैसे लिखा है ना, ठीक है, मैनेजमेंट रूल्स जनरल सर्कुलर नंबर, ठीक है। ये सब देखो तो रियल लाइफ बातें हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये सिर्फ मतलब आप लोग जब किताब से पढ़ते हो तो आपको लगता है कि बाप रे बाप कितना टफ है, अरे सब ये रियल रियल लाइफ में यूज होता है ना, तो आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ता है। अब आप जैसे लॉ में आपको एक्सपर्टीज आ जाएगा ना, तो ये सब डिटेल्स आप पढ़ के फटाफट समझ जाओगे। तो इसमें देखो क्या बता रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड एज इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन जनवरी 12 2023 recommend to the shareholders the passing of special resolutions to approve the following by way of postal ballot through e-voting process। क्या बनने वाला है सर? अपॉइंटमेंट ऑफ गोविंद बैदराम आयर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम है गोविंद वैदराम अय्यर, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किया जाएगा, इसका एक डीआईएन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी दे दिया आपको, और उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा जाएगा। तो शेयर होल्डर को मीटिंग में वोट देने के लिए बोला जा रहा है, ई वोटिंग के लिए, कि आप अपना वोट दो कि आप इनको फेवर में चाहते हैं कि अगेंस्ट में चाहते हैं, ठीक है। The said notice is also available on the website of infosys.com, the relevant section of website of BSE Limited, National Stock Exchange India, NSE Limited. Equity shares of the company are listed on the website of National Security Depository NSDL के साइड में। एंड अगर आप पोस्टल पुलिस बैलेट का नोटिस देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो। The remote e-voting period commences on Thursday, March 2, 2023 at 9 a.m. and Friday, March 31st, 2023, 5 p.m. During this period, shareholders of the company may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled for voting on Friday, March 31, 2023 at 5 p.m. Once the vote on resolution is cast by the shareholders, the shareholder shall not be allowed to change its substance subsequently. The process and manner for remote e-voting is the details in the format attached notice। के लिए मेरे साथ एक नोटिस भी दिया है सर, उस नोटिस के अंदर और भी बातें मेरे को कहा गया है, ठीक है। बेस्ट रिगार्ड्स। कौन ये नोटिस का भेजने का काम किसका है? जो लोग सीएस का पढ़ाई कर रहे हो उनके लिए बता दो सर, ये नोटिस कंपनी सेक्रेटरी को ही भेजना पड़ता है, ठीक है। एजीएस मणिकांता कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। कंपनी का सारा लीगल काम, किसको क्या बोलना है, किसको क्या भेजना है ना, पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, सीएस यही सब काम करते हैं। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है सर, पढ़ाई के साथ साथ एप्लीकेशंस पे भी ध्यान दे। करना क्या है सर, है ना, हम लोग सिर्फ रटते रहते हैं। रटना तो पड़ेगा समझ के, और उसका एप्लीकेबल एरिया भी तो जानो। तो ये होता है सर, ऐसे मेरे पास बहुत सारा है, ठीक है। जिसके जितना भी जो भी शेयर होल्ड करता हूँ मेरे पास उसका नोटिस तो आता है, आप लोगों के पास भी आएगा, जिसके पास भी शेयर होल्डिंग रहेगा। मेरे पास ही क्यों, मैं थोड़ी ना कोई स्पेशल हूँ, सब कोई स्पेशल है। जिसके पास भी शेयर होल्डिंग रहेगा, कंपनी के अंदर कुछ भी डिटेल्स डिस्कशंस रहेगा, उसका भी एक नोट, कंपनी लॉ में आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाऊंगा सर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोल के।
जिसमें वोटिंग का क्या क्या पर्पस होता है उस रिलेटेड बात करूंगा। यहाँ पर तो हम लोग राइट्स का बात कर रहे हैं कि शेयर होल्ड करने से आपको क्या राइट मिलता है। पर वोटिंग क्यों होता है, वोटिंग कैसे होता है, कितना तरह का वोटिंग होता है, रेजोल्यूशन पास कैसे होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, अड्डा क्या होता है, सब बताऊंगा। तो ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, स्पेशल बिजनेस क्या होता है, सब बताऊंगा। वो बाद में आएगा सर, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम में क्वेश्चंस भी अच्छा खासा होता है वहां से। तो वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 states that is subject to the provisions of section 43, section 50 subsection 2 and section 188 of subsection 1। ठीक है, ये सारा सेक्शंस आपको वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर को देता है। अब मेरे को क्यों भेजा था, क्योंकि मैं इक्विटी शेयर होल्डर, समझ रहे हो। Every member of a company limited by shares and holding equity share capital shall have a right to vote on every resolution placed before the company। जैसे अभी वो IRG को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पोस्ट में इन्फोसिस मेरे को बताया, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, सब रियल चीज बता रहा हूँ आप लोग। हिज वोटिंग राइट ऑन ए पोल shall be in proportions of his shares in the paid up equity share capital of the company। तो नॉर्मली इक्विटी शेयर कैपिटल का जितना प्रोपोर्शन होता है, माने कंपनी का टोटल जो शेयर कैपिटल है उसका जितना परसेंटेज, सपोज मेरे पास 1 लाख वैल्यूएशन है शेयर का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या 10,000 वैल्यूएशन है, तो कंपनी का शेयर कैपिटल का 1 लाख जितना होता है, मेरा वोटिंग परसेंटेज उतना होगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट शेयर कैपिटल, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल का मैं जितना होल्ड करूंगा मेरा परसेंटेज उस हिसाब से काउंट होगा, आप जितना होल्ड करोगे उस हिसाब से काउंट होगा। दैट इज इन सिंपल वोटिंग परसेंटेज। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हो गया इक्विटी का बात। अब बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, सेक्शन 47 सबसेक्शन 2, एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हु इज होल्डिंग एनी प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, ये लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, ये सब कहाँ बातचीत हुआ है, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में। इफ बाय चांस एनीवन मिस्ड इट, प्लीज एक बार मेरे से लिंक लेके कर लो, बाद में फिर से लाइव क्लास में कर लेना। पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है, जितना पढ़ो कम है। या जो लोग जिनका हो गया और भूल गए, वो क्या करेगा, रिवाइज करो सर, क्योंकि देखते देखते एग्जाम आ जाता है। आप पेंडिंग रखोगे ना ज्यादा दिन तक, भूल जाओगे, इसलिए करते रहना। 47 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हु इज होल्डिंग एनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल shall in respect of such capital have a right to vote only on resolution placed before the company which directly affect the rights attached to his preference shares। A right to vote on any resolutions for the winding up of the company or for the repayment of reduction of its equity or preference share capital, and his voting right on a poll shall be in proportion to his share in the paid up preference share capital of the company। Very important part sir, इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रू ओनर माना जाता है, पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर को कभी भी ट्रू ओनर नहीं माना जाता। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ उसी पॉइंट में वोट दे सकते हैं जब मैटर उनके अधिकार का हो, टू हीज प्रेफरेंस शेयर्स। बट इक्विटी के केस में ऐसा कोई बात नहीं था, इक्विटी हर मैटर में वोट दे सकता है, हर बिजनेस मैटर में वोट दे सकता है, बिकॉज इक्विटीज आर दी ट्रू ओनर। वो कंपनी के अच्छे के साथ भी है, कंपनी के बुराई के साथ भी है। कंपनी प्रॉफिट में है तब भी इक्विटी को बोलबाला, कंपनी लॉस में है तो इक्विटी को लॉस झेलना पड़ता है। बट प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी कभी भी, मतलब कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना, वो उतना कंपनी के बुरे दिन के साथ उतना एडजस्ट नहीं करता है, क्योंकि उनको या तो बाद में एडअप करके इसका सारा डिविडेंड बाद में पे करना पड़ता है क्यूमुलेटिव करके, बिकॉज वो सिर्फ अपने प्रेफरेंस के लिए आते हैं। यही कंडीशंस है, यही डील है। तो इसीलिए उनका जब राइट का बात आता है तब वो अपना रेजोल्यूशन के लिए वोट देता है। या फिर जब कंपनी वाइंड अप होता है, वाइंड अप माने बंद हो जाना, कंपनी को बंद कर देने के टाइम पे अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने वाला है, इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में कोई शेयर रिडक्शन होने वाला है, तब जाके भी वो वोट दे सकता है। इन स्पेशल सिचुएशंस प्रेफरेंस का वोटिंग पावर है सर, और वोटिंग राइट उतना ही होगा जितना शेयर कैपिटल का परसेंटेज होगा। अगर कंपनी के पास 1 लाख करोड़ है और अब किसी के पास 10,000 है या 10 करोड़ है,
तो हिसाब लगा लो 10 करोड़ कितना होता है 1 लाख करोड़ का, 10,000 कितना होता है 1 लाख करोड़ का, 1 लाख कितना होता है 1 लाख करोड़ का। इट्स ऑल अबाउट दी प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डिंग। जैसे रिलायंस का मार्केट कैपिटल, अगर मैं आपको इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज अगर आप चेक करोगे, मार्केट कैपिटलाइजेशंस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, एक्चुअली इंडियन कंपनीज करना चाहिए। जैसे टॉप कंपनीज ऑफ इंडियन बाई इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज है नॉर्मली, सबसे पहले तो आपको रिलायंस का नाम आएगा, ठीक है। ये देखो, ये सब करोड़ों में डेटा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.67 लाख करोड़, टीसीएस सेकंड पोजीशन में 1.23 लाख करोड़, एचडीएफसी बैंक 1.18 करोड़, लाख करोड़, हाँ सर ये सब लाख में है, काउंट कर लेना। आईसीआईसीआई बैंक 67,000, 67,000 ना, कितना है सर, 6,79,267 करोड़, ठीक है। अब इस तरह से हिसाब लगाते जाओ, आपके सामने डेटा है, सिक्योरिटी कोड है जिस कोड के थ्रू से ये लिस्टेड है, और उस हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हर कंपनी का। तो इंडिया का टॉप कंपनीज ये जितना, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना हाई है, आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बताता हूँ सर। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना हाई है, स्पेशली जो टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज है ना, ये लिक्विड होते हैं बहुत ज्यादा। मैंने इसमें आपको बायर को सेलर मिलना और सेलर को बायर मिलना, इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, ये मैंने कहाँ कहाँ से बताया आपको, डीएसी के साइड से। चलो, तो प्रेफरेंस शेयर वाले जो होते हैं वो सिर्फ अपने केस में दे सकता है या बिजनेस बंद करने के टाइम पे दे सकता है। Proportions of voting rights. According to first provision to section 47 subsection 2, the proportions of voting rights of equity shareholders to the voting rights of preference shareholders shall be in the same proportion as the paid up capital in the respect of equity shares bears to the paid up capital in respect of the preference shares. The consequence when dividends are not paid to preference shareholders. अगर preference shareholders को dividend नहीं मिलता है तो क्या होता है सर? According to second provision of 47 subsection 2, where the dividend in respect of a class of preference shares has not been paid and for a period of 2 years or more, ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड देने में देरी हुआ ना, तो ये उतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज कंपनी अगर लॉस में जाएगा तो इक्विटी डिविडेंड मिलने में देरी हो सकता है, या कभी कभी कोई कोई साल मीटिंग में डिसाइड होता है कि इक्विटी को डिविडेंड इस साल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है, ऐसे भी होते हैं। पर प्रेफरेंस के केस में ऐसा बात नहीं है सर, प्रेफरेंस आते ही हैं अपने डिविडेंड के लिए, इसीलिए ये पॉइंट रेज किया जा रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 प्रोविसो में, where the dividend in respect of a class of preference shares has not been paid for a period of 2 years or more, then such class of preference shareholders shall have a right to vote on all the resolution placed before the company. यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर आते ही है प्रेफरेंस के लिए, अगर 2 साल से ज्यादा उनको डिविडेंड नहीं मिलता है तो कंपनी के हर मैटर में वोट देने का पावर आ जाता है सर, मतलब इक्विटी की तरह पावर आ जाएगा। यस सर, क्यों? क्योंकि आप इक्विटी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, वो तो प्रेफरेंस वाले हैं, स्पेशल सुविधा के लिए आए हैं, आप इनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, कॉमन कॉमन शेयर होल्डर की तरह ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो? उनका डिविडेंड टाइम पे दो, अगर नहीं दे पाते हो तो फिर उनको भी कंपनी के सारे मैटर पे वोट देने का राइट आ जाएगा, वो भी कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल का, पेड अप शेयर कैपिटल का परसेंटेज के हिसाब से। इस प्रोविजन से ये बात क्लियर होता है। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स अदर देन इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, अब इसमें मत पूछना कि सर डीवीआर क्या होता है, बिकॉज लास्ट क्लास तो इसी में पूरा इन्वेस्टमेंट था डीवीआर पे। Each shareholder is entitled to vote on any resolution placed before the company. जैसे कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होता है, कंपनी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है, दो तरह का मीटिंग होता है, एक होता है एजीएम जो एटलीस्ट एक बार करना ही पड़ता है एक साल में, उसका एक डेट है, इसके ऊपर बात करेंगे बाद में।
और एक होता है ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर एजीएम में कोई बात चर्चा नहीं हो पाता है, अगर फॉरगेट हो जाते हैं या फिर किसी कारण से ओमिट हो जाते हैं, तो फिर ईजीएम बुला के भी डिस्कशन किया जा सकता है। ऐसे ये जो मेरे पास नोटिस आपको मैं शो कर रहा था, कहाँ चला गया है? ये कौन सा मीटिंग था सर? बोल देता है नॉर्मली, एजीएम में अगर कुछ है तो एजीएम का बात बोल देता है। यहाँ पर बस इतना बोला है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, मीटिंग हेल्ड ऑन जनवरी रिकमेंडेड शेयर होल्डर्स। आई थिंक ये ईजीएम होगा। अगर एजीएम होता तो एजीएम बोल देता है, जो भी होता है बोल देता है कि भाई एजीएम कर रहा है कि ईजीएम कर रहा है। और भी चीजें हैं वोटिंग के ऊपर। पेटीएम का वोटिंग आया था अगस्त में, ये देखो। ट्वेंटी थर्ड एनुअल जनरल मीटिंग देख रहे हैं सर? सब्जेक्ट नोटिस कन्वेनिंग 23rd एनुअल जनरल मीटिंग एंड एनुअल रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल 2023। ठीक है, क्या लिखा है मेरे को? क्या लिखा है सर? मेरे को लिखा है ट्रस्ट दिस कम्युनिकेशंस फाइन्स। ठीक है, यू एंड योर फैमिली सेफ। ओके, शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 12 सितंबर 2023 एट 9 AM। अच्छा अभी हुआ नहीं है सर। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदर ऑडियो विजुअल मीन्स टू ट्रांजैक्ट बिजनेस एज सेट आउट इन द नोटिस ऑफ एजीएम। नोटिस दिया है, आप यहाँ पर नोटिस पढ़ सकते हो। मीटिंग में कुछ डिस्कशंस होगा, उसके बारे में भी बोल दिया होगा। वोटिंग रिजल्ट्स बाद में पब्लिश भी करेगा। समझ रहे हो सर? ये सारे के सारे सब लॉ का प्रोसेस है, सब लॉ का प्रोसेस है, तभी जाके फॉलो होता है। ये देखो, ये सुनील कुमार बंसल कौन है? कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, हर बात समझ में आना चाहिए आप। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो रहा है कि वोटिंग राइट नॉर्मली प्रेफरेंस वाले को उतना नहीं रहता है जितने की इक्विटी का रहता है। बट अगर इक्विटी को आप डिविडेंड नहीं दोगे तो फिर इक्विटी प्रेफरेंस को अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे, ठीक है, कॉमन की तरह ट्रीट करोगे, तो फिर उसके भी पावर आ जाएगा। दो दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड वोटिंग राइट्स, वही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं आपको कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑलवेज लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं, बट दे शैल हैव अ राइट टू वोट ऑन ऑल द रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी if the dividend has not been paid to them for a period of 2 years or more. Point to be noted, my lord. Similarly, they have a right to vote on any resolutions for the winding up of the company or for the repayment or reduction of company's equity or preference share capital. वोटिंग राइट्स के बारे में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर्स के बीच में बेसिक फ्लो चार्ट देख लो, अभी जो भी पढ़ा उसके ऊपर। वोटिंग राइट्स में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कंपनी के हर रेजोल्यूशन पे वोट दे सकता है on every resolutions placed before the company। नॉर्मल काउंटिंग होते हैं, मतलब नॉर्मल जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल। और अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं जो पहले से कंपनी डिसाइड कर लेता है, डीवीआर जो भी इशू करता है कंपनी, जो भी आर्टिकल या टर्म्स ऑफ इशू है डीवीआर का। लास्ट दिन मैंने टाटा मोटर्स के ऊपर अच्छा एग्जांपल दिया था आपको। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर भी आप देख लो, इन प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल, डिविडेंड नॉट पेड फॉर 2 years और मोर। अगर या वाइंडिंग अप, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर वाले को 2 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए डिविडेंड नहीं दिया है तो उनको इक्विटी की तरह वोटिंग पावर आ जाता है, और वाइंडिंग अप के टाइम पे भी, बिकॉज ये उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। और अदरवाइज ऐसे तो प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल होता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के केस में ऐसा वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। Section 47 shall not apply to a private company where memorandum or article of association of the private company so provides. However, the exemption shall be applicable to a private company which has not committed a default in filing its financial statement under Section 137 or 92 of with the register. Thus, private company could be more innovative in terms of voting rights if permitted by the article of associations. ये अपने हिसाब से इनोवेशन कर सकता है, लॉ उस पर उतना भी लागू नहीं होता है। बट ऐसा नहीं कि लॉ के बाहर है वो, बट इनोवेशन कर सकता है। सेक्शन 47 था सर वोटिंग राइट्स के बारे में। वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, सेक्शन 48 वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट पे बात करता है। क्या बात करता है? इन केस शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स,
It may sometimes be necessary for it to amend the rights attached to one or more classes of shares. मैं बताता हूँ. Section 48 deals with such a situations and regulate the variations of shareholder right as under. जैसे variations of rights of shareholders with consent. ठीक है. Consent माने उसका ओपिनियन के बेसिस में. No consent given for variations. Application to tribunal, decision of tribunal and filing of copy order with the registers. मैं समझाता हूँ सर. थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा. देखो सर, चाहो तो शॉर्टकट में बोल के निकल सकते हैं, बट उसमें आप लोग मुश्किल में पड़ जाओगे ना, तो थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा. अच्छा, इन केस शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स. ठीक है. इट मे समटाइम्स बी नेसेसरी फॉर इट टू अमेंड द राइट्स अटैच्ड टू वन और मोर क्लासेस. जैसे वेरिएशंस इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स विद कंसेंट. According to section 48 subsection 1, where a share capital of the company is divided into different class of shares, the rights attached to the shares of a class be varied with the consent in writing of the holders not less than 3/4 of the issued shares of that class, or by means of special resolution passed at a separate meeting of the holders of issued share of that class. If provisions with respect to such variation is contained in the memorandum of article of the company. सर ये जो MOA एंड AOA, इसके बारे में मैंने बेसिक सब कंपनी लॉ में एक बार डिस्कशंस करके रखा ना डिटेल्स में. कंपनी जो कुछ भी करेगा वो अपने MOA और AOA के बेसिस में ही करता है. MOA इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, सिंपल तरीके से, और AOA इज द रूल बुक ऑफ द कंपनी, है ना. तो इफ प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सच वेरिएशन इज कंटेंट इन द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी, माने एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या राइट देता है और उसमें क्या वेरिएशंस करता है. ठीक है. क्या राइट देता है और क्या वेरिएशंस करता है, ये सब कुछ उसके मेमोरेंडम के हिसाब से होना चाहिए. इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट को बार बार बोल रहे सर. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 सबसेक्शन 1, वेयर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, तो हर क्लास को राइट मिलता है. Attached to the shares of any class may be varied with the consent in writing of the holders of not less than 3/4 of the issued shares of that class, or by means of special resolutions. जो कुछ भी करेगा या तो कम से कम 3/4 होना चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो मीटिंग बुला के. ठीक है. और जो भी करोगे MOA और AOA के हिसाब से करना है. अगर in the absence of any such provisions in the memorandum or article, if such variation is not prohibited by the terms of issue of the share of that class, अगर MOA और AOA में मना नहीं है तो आप राइट अलग कर सकते हो. शेयर होल्डर्स राइट में वेरिएशंस कंपनी ला सकता है, बट विथ कॉन्सेंट. आंसर, यानी शेयर होल्डर का कॉन्सेंट के बिना करोगे तो फिर वो वायोलेशन हो जाएगा ना. जैसे it is provided that if the variations by one class of shareholders affect the rights of any other class of shareholders, the consent of 3/4 of such other class of shareholders shall also be obtained, and the provisions of this section shall apply to such variations. सर अगर वेरिएशंस के लिए कॉन्सेंट नहीं दिया तो क्या होगा, माने अगर शेयर होल्डर का राइट में वेरिएशंस है विथ कॉन्सेंट है तो इट्स ओके, MOA AOA के बेसिस में है तो इट्स ओके, बट अगर नो कॉन्सेंट गिवन फॉर वेरिएशंस, where holders of not less than 10% of the issued shares of class, जैसे क्लास माने इक्विटी शेयर एक क्लास है, प्रेफरेंस शेयर्स एक क्लास है. इक्विटी शेयर्स में आपने देखा एक DBR वाले होते हैं, एक ऑर्डिनरी वाले होते हैं, इसी को क्लास बोल रहे हैं सर, है ना. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 सबसेक्शन 2, where the holders of not less than 10% of the issued shares of a class did not consent to such variations, अपना consent नहीं देता और वोट इन फेवर ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशंस फॉर द वेरिएशंस, अगर वो अपना वोट नहीं देना चाहते वेरिएशंस पे, जो राइट में चेंज कंपनी करना चाहता है, अगर वो कम से कम 10% है, ठीक है, या 10% से ज्यादा है, 10 से नहीं कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ द क्लास डिड नॉट कंसेंट टू सच वेरिएशंस, जो भी कंपनी करना चाहता है, और वोट इन फेवर ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वेरिएशंस, दे में अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल, वो कोर्ट में जा सकता है टू हैव द वेरिएशंस कैंसिल्ड. And where any such application is made, the variation shall not have effect unless and until it's confirmed by the tribunal. तो आप इतना बात समझ ले सर कि अगर कोई क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि उनके कंसेंट के बिना कंपनी अपने वोटिंग राइट्स को चेंज कर रहा है, क्योंकि सर अब आपके मन में चल रहा होगा सर राइट वेरिएशंस करके क्या फायदा. अब देखो सर, इसीलिए ना मुझे गोताखोर करना पड़ता है ना, नहीं तो आप लोग थोड़ा सोचते रहोगे, अरे भाई कौन सा राइट का बात कर रहे हैं, क्यों राइट का बात कर रहे हैं. सर राइट ही तो सब कुछ है. आप सोचो
एक देश चलाने के लिए पब्लिक का वोट चाहिए होता है। अगर गवर्नमेंट, ऐसे तो पब्लिक में कोई क्लास अलग से नहीं होता, पर अगर गवर्नमेंट क्लास बना देता पब्लिक के बीच में, ठीक है, अपर क्लास का पैसा ज्यादा है तो उसका वोटिंग परसेंटेज अलग कर देंगे, लोअर क्लास का क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन पैसा कम है, उनका वोट क्वांटिटी अलग कर देंगे। ऐसे नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो अवेलेबल नहीं है, बट कंपनी में थोड़ा बिजनेस है सर वो, तो उसमें अलग सिस्टम बना के वोट होता है, राइट्स भी दिया जाता है, राइट्स लिया भी जाता है, लेकिन विथ कॉन्सेंट करना है। लेकिन हर कोई कंपनी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो कम से कम एक 10% से भी कम लोग, अगर सॉरी एटलीस्ट 10%, अगर उनको लगता है कि उनका कॉन्सेंट नहीं है, उनके फेवर के रेजोल्यूशंस के फेवर के अगेंस्ट में वो जाना चाहता है, तो वो ट्राइब्यूनल पे जाए, यानी कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अगर लॉ ट्राइब्यूनल अगर उसके साथ है तो फिर होगा, नहीं तो कंपनी के अगेंस्ट में भी केस जा सकता है। इट्स ऑल डिपेंड्स कि ट्राइब्यूनल पे शेयर होल्डर्स अपने फेवर में क्या पॉइंट रख रहा है। जैसे जब भी कोई मीटिंग वगैरह हो रहा है सर, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको पता है कि इन्फोसिस ने रेजोल्यूशंस पास कराने के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ गोविंद वैदरन नायर। अब मानो कि एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हैं जो इस बात पे खुश नहीं है कि गोविंद अय्यर डायरेक्टर बने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर ये नहीं चाहते हैं, तो वो अगेंस्ट में जाए और उसके ऊपर अपना कोर्ट में बताए कि वो क्यों नहीं चाहता। बस यही बातें हैं सर, ऐसा बहुत सारा बात हो सकता है। क्योंकि राइट जो है ना वो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है। आप कंपनी के डिसीजंस पे अपना वोट देके, अपना ओपिनियन देके डिसीजंस को चेंज कर सकते हो। काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक राइट की तरह ही है। तो उसी के लिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आपका राइट छीना जाता है, अगर आपका कंसेंट नहीं लिया जाता, तो शेयर होल्डर क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल पे जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल, provision to section 48 subsection 2 states that an application under this section shall be made within 21 days, याद रखें ये सब डेट, on which the consent was given or resolution was passed as the case may be, and may be made on behalf of the shareholders entitled to make the applications by such or one or more of their number as they may appoint in writing for the purpose. Decision of tribunal 48(3), the decision of the tribunal on any application under subsection 2 shall be binding on the shareholders. ट्राइब्यूनल जो भी डिसीजन देगा वो शेयर होल्डर के ऊपर बाइंड होगा, मतलब शेयर होल्डर को मानना पड़ेगा, तभी तो ट्राइब्यूनल का पावर है सर। और फिर 48(4) states that a company shall within 30 days, याद रखें, of the date of the order of the tribunal file a copy thereof with the registrar। फिर आरओसी के पास वो अपना कॉपी जमा करेगा, जो भी डिसीजन ट्राइब्यूनल देगा उसके 30 दिन में। तो ये जो डेट है ना, कितने दिन के अंदर, कभी आपको 21 डेज मिलेगा, कभी आपको 30 डेज मिलेगा, ये बहुत केयरफुली एग्जाम में लिखना पड़ता है, गलत ना लिखे सर। इसीलिए मैं गोला करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, समझ जाना सर, समझदारों को इशारा काफी होता है। अब हर एक बात तो अलग से नहीं बोला जा सकता ना सर, कि सर बार बार फोकस कर रहे हो आप, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि सर किस पे फोकस हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजें गलत नहीं होना चाहिए, सेक्शंस पे, डेट्स पे, नंबर ऑफ डेज पे, ठीक है। ये है सेक्शन 47, 48। क्लियर ना सर? प्लीज टेल मी। यस सर। अब बात करते हैं सर, आप लोगों का बड़ा पसंदीदा पॉइंट होगा, क्यों बचपन में करते थे, बचपन का प्यार सर। क्यों सर आप लोग कंपनी अकाउंट्स, मुझे जितना पता है ज्यादातर स्टूडेंट कंपनी अकाउंट्स क्लास 12 में पसंद नहीं करता है, क्योंकि पहले बात तो ये सर, वो शेयर को ही नहीं समझता, जर्नल एंट्री को रटता था। जेन्युइनली बताओ सर आप लोग, अगर सच्चाई के साथ बताना, क्लास 12 में जब आपको कंपनी अकाउंट्स पढ़ाया जाता था, आप लोगों को शेयर के बारे में नॉलेज था क्या, या फिर आप नहीं सर। नहीं था ना, जर्नल एंट्री को रटते थे ना सर। हाँ, एप्लीकेशन आया तो बैंक को डेबिट करना है, हाँ, अलॉटमेंट हुआ तो फिर हाँ सर। ऐसे ही करते थे ना। वही तो विडम्बना यही है सर।
यही विडंबना है। नहीं तो ये बात एक्चुअली 12 में ही पता चल जाना चाहिए एटलीस्ट, शेयर मार्केट क्या है, या फिर कंपनी शेयर इशू कैसे करता है, क्यों करता है। जब क्यों का जवाब मिल जाए ना, डेबिट क्रेडिट का खेल भी इजी हो जाता है, फिर अकाउंट्स भी टफ नहीं लगता, क्योंकि अकाउंट्स इज ऑल अबाउट डेबिट क्रेडिट, और उसका डेबिट क्रेडिट पूरा डिपेंड करता है क्यों पे। अगर क्यों पता लग जाए, रेवेन्यू समझ में आ जाए, इनकम समझ में आ जाए, लॉस समझ में आ जाए, एसेट समझ में आ जाए और लाइबिलिटी समझ में आ जाए, तो फिर अकाउंट्स में कुछ नहीं है। सर आप अकाउंट्स का मतलब क्या करना चाहते हो? सर आप बात को समझो, मैं एकदम मोरल बात किया। इफ यू अंडरस्टैंड द इनकम, इफ यू अंडरस्टैंड द एक्सपेंस, if you recognize the capital, if you recognize the क्या बोलते हैं उसको, assets, if you recognize the liabilities, then it's all easy। लेकिन प्रॉब्लम तो ही है ना, हमें क्यों का ही जवाब नहीं पता, तो अकाउंट्स तो टफ लगने लगेगा ना। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। सर ये क्या बात हुआ? हाँ सर। बीते जो बीत गए, छोड़ो जी कल की बातें। ओके, छोड़ो जी छोड़ो। कॉल्स, कॉल्स इन एडवांस, इंसिडेंटल मैटर्स, सेक्शन 49 to 51। ये शेयर एप्लीकेशंस का ही कॉन्सेप्ट है। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल मनी। When the shares are partly paid up, the company issuing them can make calls, asking the shareholders to pay the amount called up in respect of such partly paid up shares. Say for example, आप एक कंपनी बना रहे हो और आपको मार्केट में शेयर इशू करना है, प्राइवेट हो या पब्लिक डजंट मैटर। से फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल 50 लाख शेयर कैपिटल है, आप इशू कर रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो मानो 25 लाख। अब पब्लिक सब्सक्राइब करेगा आपका शेयर, तो फिर आपको बदले में कैपिटल मिलेगा और शेयर होल्डर मिलेगा। अब पॉइंट इज दैट जब आप पहले तो एप्लीकेशन डालोगे, फिर एप्लीकेशन के थ्रू से कुछ पैसा ले लोगे, फिर अलॉटमेंट के थ्रू से कुछ ले लोगे, फिर कॉल मनी आ जाता है, तो इसमें ना मेनली फेस वैल्यू को देखा जाता है। फेस वैल्यू होता है 10। अब 10 में से आपने एप्लीकेशन में 5% लिया था, ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट या कॉल मनी बाकी है, तो अभी भी 5% आपको कंपनी को देना है, तो पेंडिंग रह गया। तो जो भी बाकी है कंपनी उसको कॉल्ड अप करते हैं, पार्टली पेड शेयर्स का, उसको कॉल मनी भी बोलते हैं। As per section 49, these calls have to be uniformly made and there should be no differentiations for a given class of shareholders. As per explanation to section 49, shares of the same nominal value on which different amounts have been paid up shall not be deemed to fall under the same class. The provision is not applicable in case where different amounts are paid for the same class of shares. मैं बताता हूँ सर केस क्या है। मैंने अगर किसी शेयर होल्डर का कोई कॉल बाकी है तो उसको मतलब सिंपल बात है, डिफरेंशिएट नहीं करना है। एंड कॉल्स इन एडवांस जो है वो सेक्शन 50 बात करता है। सेक्शन 50 क्या बात करता है? एक कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, मतलब AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का रूल बुक, एक्सेप्ट फ्रॉम एनी मेंबर माने शेयर होल्डर्स प्रोस्पेक्टिव और एग्जिस्टिंग द होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, जिसका भी पैसा बाकी है कंपनी के प्रति, ऑन एनी शेयर्स हेल्ड बाय हिम। सपोज आप में से कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हो, समथिंग कोई प्राइवेट लिमिटेड है, से फॉर एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब ABC प्राइवेट लिमिटेड में मानो आयन ने इन्वेस्ट करके रखा। अब आयन ने कंपनी को 10% करके, कंपनी का एक शेयर का दाम था, आयन ने क्या किया 50% पे किया, मैंने अभी 5% ही कंपनी को पे किया। 1 लाख शेयर होगा तो 1 लाख, ठीक है, से फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स आयन को चाहिए, तो 1 लाख इंटू 5, 5 लाख ही दिया है, लेकिन स्टिल 5 लाख पेंडिंग है। समझ रहे हो सर? वही बात कर रहे हैं। इवन इफ नो पार्ट ऑफ दैट अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप, मानो कंपनी ने अभी कॉल्ड ही नहीं किया,
If authorized by the article, a company is permitted to keep advance subscription or call money received in advance. मतलब कॉल्ड होने से पहले अगर आर्टिकल परमिशन देता है तो कोई शेयर होल्डर चाहे तो एडवांस दे सकता है और कंपनी भी चाहे तो एडवांस में कॉल कर सकता है, उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं. However, a member of a company limited by shares shall have no voting right in respect of advance amount. Very important part, sir. एडवांस दे सकते हो लेकिन एडवांस अमाउंट में आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता जब तक वो कॉल्ड अप ना हो. जब तक कॉल्ड अप ना हो जाए, मतलब कंपनी जब वो कॉल कर लेगा तब तो और एडवांस नहीं रहा ना सर, लेकिन कॉल करने से पहले वो एडवांस है. मतलब अयन ने अगर एबीसी लिमिटेड में 10 लाख अमाउंट पहले से ही पे करके रखा है, 10% करके 1 लाख शेयर्स. मानो कि एबीसी लिमिटेड इसको कॉल करने वाला है 30 अगस्त को, लेकिन अयन ने आज ही पे कर दिया 25 अगस्त को, और कंपनी अपने आर्टिकल में लिख के भी रखा है ये कर सकता है. तो 5 दिनों के लिए ऐसा नहीं है कि कोई वोटिंग मैटर में अयन मैनिपुलेट कर सकता है, बिकॉज एडवांस आप दे सकते हो बट उसमें आपको वोटिंग राइट नहीं आएगा. बट वोटिंग राइट तब आ जाएगा जब आपका कॉल्ड अप हो जाएगा. अगर 30 अगस्त को कंपनी कॉल्ड अप करता है उसके बाद अयन का वोटिंग राइट एक्टिव हो जाएगा. दैट्स इट. Section 51. The company is permitted to pay dividends in proportion of the amount paid up on each shares if so authorized by the article. In other words, advance payment will not lead to increased voting rights, but delayed payment of call money could be reasons for decreased voting rights. एडवांस पेमेंट में आपका राइट नहीं आता है, पर डिलेड पेमेंट में आपका वोटिंग राइट डिक्रीज हो सकता है. समझ रहे हो सर? मूनस्टार मशीनरीज लिमिटेड is authorized by its article, माने AOA कंपनी का रूल बुक, to accept the whole or any part of the amount of remaining unpaid calls from any member. जो भी बाकी अमाउंट है वो डिमांड कर सकता है, कॉल कर सकता है, even if no part of that amount has been called up yet. Anand, a shareholder, deposit in advance the remaining amount due on his partly paid up shares without any calls being made by the company. कंपनी ने कॉल नहीं किया पर आनंद ने अपना सारा एडवांस में जमा कर दिया. कंपनी ने कॉल नहीं किया, माने मूनस्टार मशीनरीज ने कॉल नहीं किया, पर आनंद जो शेयर होल्डर है उसने अपना सारा रिमेनिंग अमाउंट जमा कर दिया. इन व्यू ऑफ द ऑथराइजेशंस गिवन बाय आर्टिकल्स, माने कंपनी का जो एओए है, ये सब मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया. टाटा किसका, टाटा पावर का, पेटीएम का. Moonstar Machineries Limited is permitted to accept the advance amount received on unpaid calls from Anand. In other words, this is a valid transactions. सिंपल बात है. तो आपको क्वेश्चन कर सकता है, क्या आनंद पे कर सकता है, क्या मूनस्टर मशीनरीज रिसीव कर सकता है? तो आपको जवाब देना चाहिए एज पर द लॉ. आपको जवाब देना चाहिए एज पर द लॉ. सेक्शन उठा के जवाब देना पड़ेगा. सेक्शन 50 को बताना पड़ेगा, सेक्शन 51 को भी मेंशन करना पड़ सकता है, और एग्जांपल के साथ प्रूव करोगे तो और मजा आ जाएगा. कोरिएंडर मसाला हैज इशूड, ये कंपनी है कोरिएंडर मसाला लिमिटेड, 10 लाख इक्विटी शेयर इशू किया 10 इंच, जिसमें से 6 per share has been called till allotment and the first and final call of 4 is yet to be made. अभी भी बाकी है. रीना एक शेयर होल्डर है, 10,000 शेयर्स होल्ड कर रहा है, जिसने अपना पूरा का पूरा 10 पर शेयर दे दिया. अपकमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में EGM होने वाला है. She wants to exercise her voting rights as the owner of fully paid up shares. However, the company cannot permit her as he does not vote her voting right in respect of advance amount. 6% पर शेयर के हिसाब से जितना अमाउंट उसने दिया है उसके ऊपर वोटिंग राइट्स अगर है तो दे सकता है, पर 4% के ऊपर नहीं दे सकता, क्योंकि प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट होता है. क्योंकि कंपनी ने अभी तक 4% कॉल्ड ही नहीं किया, तो रीना ने 4% एडवांस देके रखा है, तो रीना कभी भी अपना 100% वोटिंग राइट क्लेम नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया. वो अलग बात कि रीना ने एडवांस करके रखा है, क्योंकि एडवांस अमाउंट में वोटिंग राइट नहीं होता है. सेक्शन 50 आपको बता रहा है.
तब तक ये रेस्ट्रिक्शन रहेगा जब तक कंपनी कॉल ना कर ले ऑफिशियल। समझ में आ गया ना सर? प्लीज टेल मी सेक्शन Yes, sir. as well as its applications। ठीक है, आप लोगों का और भी एक पसंदीदा टॉपिक, शेयर इशूड एट प्रीमियम। 10 का शेयर 12 में, 10 का शेयर 14 में, ऐसा ही करते थे ना 12 में। शेयर्स हैविंग ए फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज इशूड एट प्राइस ऑफ 14। 4% कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है, इसके ऊपर अलग से चर्चा होगा बाद में। द अमाउंट ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू इज कॉल्ड 10, कॉल्ड प्रीमियम। फेस वैल्यू के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं कंपनी, वो प्रीमियम है। अच्छा, प्रीमियम क्यों लेता है सर? कंपनी का गुडविल होता है ना, और उस कंपनी का शेयर लेने के लिए हर कोई पागल होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में तो सर आपको क्या बताऊं, मार्केट प्राइस तो मतलब ओवर प्राइस्ड होते हैं। वहां पर वैल्यूएशन देखा जाता है, मिनिमम प्राइस नहीं, नॉमिनल वैल्यू नहीं, वैल्यूएशन देखा जाता है। Where the issue price is lower than the face value of the shares, such issue of shares is regarded as being issued at a discount and differential amount is known as discount। अगर कम दाम में 10 का शेयर अगर 9 में होता है तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। 10 का शेयर 14 में है तो मैंने उसको हम लोग प्रीमियम बोलेंगे। Under the concept of financial management, fair value of share may be equal to, less than or more than the face value. If a share is issued to the new investors at a price lower than the fair value, then existing shareholders are likely to make an objection. Also, issuing a shares at a value more than or less than fair value may have adverse consequence on the Income Tax Act, Foreign Exchange Management Act. So when a company issues a shares at a price higher than their face value, the shares are said to be issued at premium and differential amount is termed as premium। सेक्शन 52 से 55 नेक्स्ट क्लास का चर्चा रहेगा सर, और भी बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो ये बाकी डिस्कशंस में नेक्स्ट क्लास में रखता हूँ, और आई थिंक नेक्स्ट क्लास में बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर अप हो जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट ताकि नेक्स्ट क्लास में कवर अप हो जाए। ऐसे बहुत सारा टॉपिक है। आप लोग घर पे क्या करते रहना सर, घर पे अपना रिविजन्स बरकरार रखना, कंटिन्यू रखना सर, तो बने रहोगे। बस आज इतना ही है। थैंक यू सर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. ओके सर, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. बाय सर, बाय। Thank you, sir.